नमस्कार और स्वागत है आप सभी का रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। मैं राधिका गुप्ता और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप लोगों के लिए एक नई पहल शुरू की गई है 21 दिन 21 मैराथन। जी हाँ, ये 21 दिन अब आप लोगों की साइंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। यानी कि बात की जाए आपके आने वाले सभी रेलवे के एग्जाम्स में जो भी आपका पोर्शन विज्ञान का पूछा जाता है, उस विज्ञान की तैयारी अब आप लोगों को हमारे साथ डेली सुबह 11 बजे यहाँ पर करनी है। और ये वादा आप लोगों से रहेगा कि एक भी सवाल आप लोगों के इस सीरीज से बाहर नहीं जाने वाला है। यानी कि अगर मैं आपसे रेलवे के अंदर बात करूं एएलपी के एग्जाम की, आने वाले आरपीएफ के एग्जाम की, या आप एनटीपीसी भी देने जा रहे हैं, तो इन सभी एग्जाम्स में आप सभी के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। सबसे पहले ये 21 दिन 21 मैराथन का ये जो मोटिव है वो यही है कि आप में से अगर कोई भी ऐसा है ना जिसने आज तक साइंस नहीं पढ़ी है, देखिए आप सभी जानते हैं कि विज्ञान जो है वो एक अलग ही डिफिकल्ट लेवल आप लोगों का समझ में आता है। जो मैथ से हैं, जो कॉमर्स से हैं, उनको नहीं ये विज्ञान समझ में आता। लेकिन ये वादा मैं आपसे करती हूँ कि पूरी बायोलॉजी के अंदर, पूरे साइंस के अंदर जो आप लोगों का पोर्शन आने वाला है, उन सभी सारे टॉपिक्स को एक एक को डिटेल में, कहते हैं ना ए से लेकर जेड तक, मैंने आज तक विज्ञान नहीं पढ़ा है, मैंने आज तक साइंस नहीं पढ़ा है, आप सभी के लिए साइंस की ए टू जेड, या मैं कह सकती हूँ जीरो से हीरो वाली कहानी इन 21 दिनों में रहने वाली है। तो कौन कौन यहाँ पर ऐसा है जो चाहता है वाकई में कि साल 2024 में आप सभी का सिलेक्शन रेलवे की ये जो भर्ती आई है उनके अंदर निश्चित तौर पे हो जाना चाहिए। मतलब मैम अब बार बार के इस चक्रव्यूह से बाहर निकलना है। ये 21 दिन के अंदर हम एक एक टॉपिक वाइज कवर करेंगे। यानी कि आप लोगों के अब जो एग्जाम नजदीक है, आप सभी ने अपना एएलपी का फॉर्म भी भरा है, इसी के साथ आप आरपीएफ का भी अभी भर्ती आने वाली है उसका फॉर्म भरेंगे, फिर एनटीपीसी भी आप लोगों का जारी होगा। तो हर प्रकार से हर एक एग्जाम के लिए आज तक नहीं पढ़े हो ना, बस ये डेली वाली जो क्लास आपकी रहेगी यूट्यूब पर रहेगी, बिल्कुल फ्री रहेगी, रोज सुबह 11 बजे रहेगी। तो भैया इस क्लास को अगर आपने पूरा अच्छे से नोट्स बना करके प्रिपेयर कर लिया तो डेफिनेटली आप लोगों का एक भी नंबर यहाँ से बाहर नहीं जाने वाला है। तो ये जो ऑब्जेक्टिव है ना आप लोगों के लिए 21 दिन 21 मैराथन का, कल मैंने आप लोगों को पूरा डिटेल में इसका सिलेबस भी दिखाया कि किस प्रकार से हम इसके सिलेबस को यहाँ पर कवर करेंगे, यानी कि कौन कौन से टॉपिक्स हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ये पूरा साइंस जो है अपने आप में, मानते हो ना कि मैम बहुत सारे बायो में टफ टफ वर्ड्स हैं, कैसे याद करूंगा, कैसे इन शब्दों को मैं यहाँ पर पहल करूंगा। साइंस के सारे सब्जेक्ट्स आप लोगों के कवर होंगे, मतलब फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी और बायोलॉजी भी। तीनों विषयों की गारंटी आप रैंकर्स गुरुकुल परिवार पर छोड़ दीजिए कि अगर बात आती है विज्ञान के एक भी नंबर के सवाल की, तो आप लोगों का पेपर आप ही जब देने बैठोगे ना तो याद करोगे कि हाँ, राधिका मैम ने बताया था कि भैया विज्ञान जो है वो किस प्रकार से करनी है, और एक एक सवाल आपके इसी क्लास से रहने वाला है। तो अब के अगले जो 21 दिन होंगे इसके अंदर ये सारे टॉपिक्स आप लोगों को जो मैंने बताए भी थे ये वन शॉट चैप्टर्स में होंगे। ये मत समझना क्लास 1 घंटे की चलेगी, ये क्लास आपकी 1 से 1.5 घंटे, जब तक पूरा टॉपिक खत्म नहीं हो जाता उस अकॉर्डिंग ये क्लास रहने वाली है। वन शॉट चैप्टर्स जिसमें हम कहते हैं एनसीईआरटी पर आधारित, जिसे कहेंगे एनसीईआरटी बेस्ड कंटेंट आप लोगों का यहाँ पे रहेगा। जो भी आप लोग एनसीईआरटी की किताब पढ़ते हो ना, वो नहीं पढ़नी है, पढ़ना है तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें इस क्लास को कवर करना है। और हाँ, ये वादा जरूर आप करेंगे मुझसे कि मैम हम साथ में अपने नोट्स बनाते हुए चलेंगे। एग्जाम चाहे कोई भी हो, डेली सुबह 11 बजे एनसीईआरटी बेसिस पर हम आपका ये चैप्टर जो है वो रखे हुए हैं। मतलब जो चीजें आपके एनसीईआरटी में आप लोगों की पूछी जा चुकी हैं या आ रही हैं, वो सब कुछ तुम्हारी इस क्लास से कवर हो जाएगा। तो एक काम कर देना, अपने हर दोस्त यार भाई बंधु तक सेशन को जरूर से पहुंचा देना, ताकि जो अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं उनके पास भी आपका ये सेशन जरूर से पहुंच जाए। और अब से, यानी कि कब से मैम, आज है 28 फरवरी, लगातार एक दिन की भी छुट्टी नहीं होनी है। जिस भी दिन आपकी क्लास का शेड्यूल मैंने पूरा आपको बनाकर दिया था, ये 21 दिनों में 28 फरवरी 29 फरवरी से लेकर के पूरे 21 दिन, यानी कि 22 मार्च तक, होली से पहले हम इसको कवर करेंगे। और होली पर आपके अंदर ये भरोसा होगा कि मैडम ने जितनी साइंस पढ़ाई है, मेरा एक भी सवाल, चाहे तुम कोई भी मॉक टेस्ट लगा लो, कोई भी पेपर उठा लो, आपका बाहर यहाँ पर नहीं जाने वाला है। तो ये आपका पूरा सिलेबस है। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी आज की क्लास की पीडीएफ में भी मैं इसको डलवा दूंगी, ताकि आपके पास पूरा टाइम टेबल रहे, पूरा चार्ट रहे कि किस तारीख को हम कौन सी क्लास करने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे करने वाले हैं। अब सबसे पहले मुझे ये जानना है कि कितने लोग वाकई में ये चाहते हैं, देखो मैं आपको पूरी थ्योरी की क्लास कराऊंगी, और आप सब में से कितने हैं जो चाहते हैं थ्योरी की क्लास यहाँ पर होनी चाहिए। एक थम्स अप का साइन फटाफट से पहुंचा देना। आज डे 1 है, आज पहला दिन है, और पहले दिन हम अपने टॉपिक सेल को यहाँ पर शुरू कर रहे हैं।
कई लोग ऐसा मानते हैं ना कि मैम सेल नहीं समझ में आता, बायो है कैसे पढ़ेंगे। मैं एक एक चीज तुम्हें डिटेल में यहाँ पर अभी बताने वाली हूँ। कितने लोग ईमानदारी से चाहते हैं कि पहले पूरी थ्योरी हो, क्योंकि देखो मेरा मानना ये है तुम चार चंद सवाल कर भी जाओगे, लेकिन मान लो एग्जामिनर ने उन सवाल से हट के तुम्हें कोई और थ्योरी का पोर्शन दे दिया, फिर क्या करोगे? फिर किसकी शक्ल देखोगे? फिर किससे कहोगे कि नहीं नहीं हमने तो सिर्फ सवाल पढ़े हैं? वो सवाल नहीं करने हैं, लेकिन जब तक थ्योरी नहीं होती तब तक आप प्रैक्टिस अपनी मत करना। मैं आपको पूरा थ्योरी वाला सेक्शन करा दूंगी, बिल्कुल सही भाई, जो भी हमारे साथ यहाँ समर्थन में है, पूरा थ्योरी वाला सेक्शन पहले मैं आपको कराऊंगी और उसके बाद आपके सवालों की शुरुआत की जाएगी। तो कितने लोग तैयार हैं मेरे साथ आज से? लेकिन एक वादा जरूर रहना है कि भाई आज अगर हम इस क्लास को कवर कर रहे हैं ना, तो आज से 21 दिन बाद भी जो आपका आखिरी टॉपिक होगा, मतलब देख रहे हो आखिरी 22 मार्च को अगर हम एनवायरमेंट पढ़ेंगे ना, तो उस दिन भी मुझे आप सब यूं ही लगातार साथ चाहिए कि मैडम हम तो पूरे 21 दिन बढ़िया तैयारी कर लिए हैं। उसके बाद मैं तुम्हारे फुल लेंथ मॉक टेस्ट कराऊंगी, पूरी तरह से पूरी साइंस के मॉक, क्योंकि देखिए अभी समय है और अगर हम इस समय को यूटिलाइज कर लेंगे ना, तो बहुत अच्छे से आप अपने नोट्स भी बना पाओगे और एग्जाम से पहले डेफिनेटली तुम ये याद करोगे कि हाँ जी मैडम ने पढ़ाया था, लिखाया था, नोट्स हमारे पास तैयार हैं। हालांकि पीडीएफ आप लोगों की रैंकर्स गुरुकुल टेलीग्राम चैनल पर अपलोड हो जाएगी, लेकिन उससे पहले आपके हाथ से बने हुए नोट्स जरूरी हैं। और जो भी यहाँ पर क्लास देख रहा है ना, आज से जो भी मेरी आवाज सुन पा रहा है, देख पा रहा है, या इवन जो बाद में रिकॉर्डेड भी देखेगा, आप सबसे एक गुजारिश रहेगी आगे तक के लिए कि देखिए जब भी क्लास देखे ना, कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, नोट्स साथ में बनाइएगा, आपको मदद मिलेगी, आप लोगों के लिए ये चीज जो है वो फायदेमंद रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का आपका टॉपिक, जिसका नाम है सेल। आशा करूंगी सभी को बेसिक चीजें क्लियर हो गई होंगी। हर तरह से रेलवे के एग्जाम में आने वाली तुम्हारे सारे दुख दर्द पीड़ाओं का निवारण आज से आप लोग का होने वाला है। मतलब अभी भी हम आपकी थ्योरी करा रहे थे, बट बहुत बच्चों को ये लग रहा था कि मैम कुछ टॉपिक्स रह गए हैं, कुछ की डिटेल नहीं मिल रही है, किसी को क्वेश्चंस नहीं समझ में आ रहे थे। तो फिलहाल एक यही पहल समझ में आई थी कि देखिए आपके लिए ना चुनिंदा जितनी भी एनसीईआरटी का टॉपिक है, जितना भी कंटेंट है, वो मैं आपको एक वन शॉट चैप्टर्स के जरिए प्रोवाइड करूं। इसीलिए आप लोगों का ये जो पोर्शन है वो यहाँ पर हमने शुरू किया 21 दिन लगातार। आगे देखी जाएगी मैडम, सवाल कर लेंगे, लेकिन पहले थ्योरी करना बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो क्लास को रोज सुबह 11 बजे आप लोग जुड़ जाना। जो पहले पढ़ चुके हैं बहुत अच्छी बात, आपका रिवीजन हो जाएगा। जिन्होंने नहीं पढ़ा है ना, उनके लिए एक नई पहल, एक नई शुरुआत, बिल्कुल जीरो से, मतलब कॉपी में डाल देना ऊपर से कि भैया अब तो जीरो से हीरो बनना है, अब तो साइंस का A to Z यहाँ पे कवर करना। और ये वादा रहेगा एक एक सवाल इसी थ्योरी से तुम्हें यहाँ से मिलने वाला है। इनकी PDF, इनके नोट्स उठा करके देख लेना, आपका पूरा पोर्शन जो है वो यहाँ से कवर हो जाएगा। ठीक है, तो एक ही क्लास में लाइव जो है वो आप लोगों का सब कुछ रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं सेल का टॉपिक। ये यूजुअली देखो आप सब मानते हो कि हम बायोलॉजी की बात कर रहे हैं, और बायोलॉजी में क्या है, बायो के अंदर हम पढ़ते किसे हैं? हम पढ़ते हैं आपके जीवित जीवों को, यानी कि जितने भी आपके लिविंग बींग्स हैं उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। लेकिन आखिरकार जीवित के अंदर क्या आता है? देखो मेरे अकॉर्डिंग आप में से आज तक किसी ने साइंस नहीं पढ़ी है, ठीक है भाई, लेकिन आप ये तो जानते हो ना कि ये मार्कर है। और ये मार्कर कैसा है मैम? ये नॉन लिविंग है, मतलब ये मृत है। मैं ऐसा तो नहीं कह सकती इसके पास सांसें चल रही हैं, या मैं कहूँ कि भाई इसके अंदर धड़कन चल रही है, ये सांस ले रहा है, ये अभी विकास करेगा, ये उम्र के साथ बड़ा हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। तुम इसे 10 साल बाद भी देखोगे तो भी ये वैसा ही रहेगा। बोलो जल्दी से, यही रहता है। लेकिन अगर मैं किसी पादप को देखूं, किसी प्लांट को देखूं, या मैं किसी मानव को देखूं, या किसी जानवर को देखूं, इन सभी के अंदर एक विशेषता है कि ये सब सांस ले रहे हैं, ये सभी जीवित हैं। ठीक है, और जीवित होने के साथ साथ ये क्या करते हैं? अपने अंदर ग्रोथ की प्रॉपर्टी को दिखाते हैं कि उम्र के साथ बड़े होते चलते हैं, एक समय बुढ़ापा आता है और इनकी मृत्यु हो जाती है। कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। तो हम जितने भी जीवित जीव हैं उसमें प्लांट्स भी आते हैं, उसके अंदर आपके एनिमल्स भी आते हैं। इनका अध्ययन इस पूरी बायोलॉजी के साथ यहाँ पर हम करेंगे। ठीक है मैम, थ्योरी साथ साथ कराना, फिजिक्स में ओनली क्वेश्चन कराए हैं। मैं तुम्हें पहले पूरी थ्योरी पढ़ाऊंगी, फिर आगे तुम्हारा क्वेश्चन जो है वो भी कराऊंगी, ये मत सोचना। और जो आए हुए प्रीवियस ईयर है वो भी आपके इस क्लास से सारे हल हो जाएंगे। तो आप सभी साथी अपने दोस्तों भाइयों बहनों तक सेशन को पहुंचा देना, शेयर कर देना, ताकि जो नहीं जुड़ पाए हैं उन तक भी आपकी क्लास जो है वो डेफिनेटली पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने कहा कि मैम हम सभी जीवित जीवों को देखते हैं, लेकिन आखिरकार एक पूरा का पूरा मानव शरीर बना किससे है? भाई ये एक ह्यूमन की बॉडी है। ये बॉडी के अंदर बहुत सारे तंत्रिका तंत्र है, या आपका उत्सर्जन तंत्र है, या आपका पाचन तंत्र है, या श्वसन तंत्र है, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स बने हुए हैं। ये ऑर्गन सिस्टम्स के अंदर एक एक इंडिविजुअल ऑर्गन है, और ऑर्गन
किससे मिलकर के बना है, तो आता है हमारा वहां पर एक सेल। कि भाई देखो, एक छोटी सी कोशिका होती है जो अल्टीमेटली किसे बनाती है, एक टिश्यू को बनाती है, टिश्यू से अंग बनता है, अंग से अंग प्रणाली बनती है। मानते हो कि नहीं ये बात, जल्दी से बताओ। थ्योरी के बिना डायरेक्ट क्वेश्चन समझ में अच्छा नहीं आए हैं, कोई दिक्कत नहीं। अरे अपन तो थ्योरी पढ़ रहे हैं ना भाई, तो तुम काहे टेंशन ले रहे हो, अपन तो थ्योरी पढ़ रहे हैं ना। तो मैडम जब कहानी हमारे इस कोशिका से शुरू हुई, कोशिका अपनी जैसी बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बना तो ऊतक कहलाया। ऊतक जब बहुत सारे अलग अलग अपने अंगों को बनाया तो ऑर्गन बने हैं, फिर आपका ऑर्गन सिस्टम बनेगा, और तब जाकर हम देखते हैं कि मानव का शरीर बनता है। मुझे कमेंट सेक्शन में एक बात जल्दी से बताएंगे कि भाई आप लोगों की बॉडी की सबसे छोटी इकाई क्या है, जल्दी से बताओ एक बार। आपकी बॉडी की सबसे छोटी इकाई यहाँ पर क्या होती है, फटाफट से बताओ। आप कहोगे अरे मैडम ये दिख तो रहा है हमें सेल है, सेल ही तो नजर आ रहा है, लेकिन क्या वाकई में सेल एक सबसे छोटी इकाई होती? नहीं। देखिए बायोलॉजी की लैंग्वेज तो कह देती है कि हाँ भैया आपके पूरे सोसाइटी में बहुत सारे लोग हैं, लोगों के अंदर अंग हैं, अंग के अंदर आपके टिश्यू हैं, और वहाँ एक सबसे छोटा भाग हमें किसका नजर आता है, सेल का नजर आता है। लेकिन अगर मैं केमिस्ट्री की भाषा में चली जाऊं तो एक बात बताओ, इस सेल से भी मैं और अंदर देखूं तो ये सेल किससे मिलकर के बना है, कोशिकांग से मिलकर बना है। एक सबसे बड़ा मैंने जो एक एरिया यहाँ पर लिया वो लिया आपके पूरे बायोस्फीयर का, कि पूरा जो ब्रह्मांड है उसके अंदर हमारा इकोसिस्टम आता है, जानवर भी है, पादप भी है, इंसान भी है, सब कुछ आ रहा है। इसके अंदर आपकी कम्युनिटी बनी है, कुछ लोग अलग हैं, कुछ जानवर अलग हैं। इसके अंदर हम जनता को देख रहे हैं, फिर एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर जीव की बात कर रहे हैं। उससे छोटा हमने क्या देखा कि भाई बायोलॉजी तक पहुंचते पहुंचते कोशिका जो है वो सबसे छोटा भाग है, लेकिन इससे भी छोटे होते हैं कोशिकांग। कब आते हैं, जब हम सेल के अंदर देखते हैं कि कोई सेल है, या मैं कहूँ कोई भी आपकी सबसे छोटी इकाई आप मान रहे हो, वो भी तो किसी से मिलकर बन रही होगी। क्यों भाई, वो भी तो किसी से मिलकर बन रही होगी। तो आपका जो सेल है वो किससे मिलकर बना है, कोशिकांग से। मैम मैं कोशिकांग को और छोटा कर दूं तब क्या आएगा, वहां आते हैं आपके मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है परमाणु, और परमाणु से भी छोटा भाग देखा जाए तो केमिस्ट्री कहती है कि जनाब यहाँ पर क्या आता है, यहाँ आता है आपका एटम, यानी कि आपके सबसे छोटे भाग परमाणु। तो परमाणु, फिर अणु, फिर आपके कोशिकांग, और फिर आते हैं आपके सेल। तो केमिस्ट्री की भाषा में जब तुम पढ़ोगे कि सबसे छोटा भाग क्या है, तब आप नाम किसका देते हैं, एक छोटे से एटम का। बोलो मानते हो कि नहीं, जल्दी से बताओ एक बार। देखो पहले हम समझते हैं उसके बाद लिखेंगे। तो मैम सबसे छोटा भाग क्या है, एटम का है, लेकिन एटम मिलकर के क्या बना रहे हैं, मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल से ऑर्गेनल्स, और तब जाकर के पूरा शरीर हमारा धीरे धीरे करके डेवलप हो रहा है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में ये कंटेंट रहेगा, और पीडीएफ भी आपको दोनों लैंग्वेजेस में मिल जाएगी, नोट्स भी दोनों लैंग्वेजेस में बनवाया जाएगा। बाकी भैया समस्या मत लीजिए, हाँ थ्योरी ही मैं आप लोगों को यहाँ कराऊंगी, बाकी जो आप कह रहे हैं कि फिजिक्स के लिए, उसके लिए भी मैं आपको बोल दूंगी सर को कि वो आपको पहले थ्योरी कराएं। ठीक है, मैं जानती हूँ, और ये वादा मैंने आपसे किया था कि थ्योरी पहले कराऊंगी, ताकि आप लोगों का कोई भी सवाल जो है वो ना रहे। 4 सवाल हमें सिर्फ यहाँ पर नहीं करने हैं, हमें एक एक थ्योरी वाले पार्ट को समझना है। तो सेशन को अपने जो भी भाई बंधु नहीं जुड़ पाए हैं उन तक पहुंचाने का काम आपका है। ये सेशन को शेयर कर देना तुम्हारी डिमांड पर, सिर्फ कि मैम साइंस में बड़ी दिक्कत आ रही है, आप कुछ ऐसा ले आइए जो हमारा वन शॉट हो जाए। सिर्फ आपकी डिमांड पर ये पहल मैंने यहाँ शुरू करी थी कि तुम्हारे लिए बेस्ट टू बेस्ट चीजें लेकर के यहाँ पर आऊंगी। तो भाई ये काम आपका है, पहुंचा जरूर दीजिएगा, सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब बात आती है कि मैम सबसे छोटा भाग केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों के अंदर हमने देख लिया, लेकिन जब मैं अपने शरीर को देखती हूँ तो यहाँ खाने का पाचन भी हो रहा है, तो हम डाइजेस्टिव सिस्टम भी देखते हैं, ये पूरा का पूरा बना हुआ है। ये आपका श्वसन तंत्र दिखाई दे रहा है, जिसमें हम सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़ों में ऑक्सीजन जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सहेल कर देते हैं। ऐसे ही हमारी बॉडी में दिल धड़क रहा है। भाई आपने तो कह दिया मैडम दिल धड़क रहा है, ब्लड को पंप कर रहा है, लेकिन इसके अलावा क्या, भाई बॉडी में हार्ट ना पूरी वाहिकाओं के साथ काम करता है। अगर ये नसें ब्लड को लेकर के नहीं जाएंगी तो कैसे काम चलेगा मैडम, पूरा बिखरा हुआ थोड़ी रहेगा। कुछ धमनी और कुछ शिराएं भी यहाँ पर आपको नजर आएंगी। तो याद रखिएगा, ऐसे तंत्र को परिसंचरण तंत्र हम यहाँ पर कहते हैं। फिर आता है आपकी बॉडी की सभी मांसपेशियां, कि कैसे हमारी नर्व्स जो है, मांसपेशी जो है वो काम कर रही है, सारी अलग अलग हड्डियां, इसमें ब्रेन जो पाया जाता है, उसका पूरा नर्वस सिस्टम उपस्थित होता है। तो शरीर केवल एक तंत्र से मिलकर नहीं बना है, ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, ये एक आपकी जटिल प्रणाली आप कह सकते हो, जिसमें एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स भी पाए जाते हैं।
आरपीएफ कांस्टेबल का क्लास कब से स्टार्ट होगा? अरे यही तो आरपीएफ कांस्टेबल के लिए हम पढ़ा रहे हैं आपको, एएलपी, आरपीएफ कांस्टेबल, रेलवे के हर एग्जाम में। आगे एनटीपीसी भी दोगे ना तो ये सीरीज मत भूल जाना कि मैम ने 21 दिन 21 मैराथन शुरू किया था। तो डेफिनेटली ये आपको मदद करेगी, हर एक तरीके से सवाल जो है वो आपके यहाँ से फंसेंगे। ठीक है, अगला सिस्टम आप देख रहे हो, हमारी बॉडी में क्या पाई जाते हैं? हॉर्मोन्स। आपके रेलवे में कुछ आए ना आए मैम, हार्मोन से सवाल जरूर आते हैं। और हार्मोन्स में क्या पूछता है कि बॉडी में कौन सा हार्मोन किस ग्रंथि से बन रहा है। ये सभी अंतःस्त्रावी ग्रंथि हैं कि ब्रेन में आपकी पिट्यूटरी, फिर पीनियल, फिर आपके गले में थायराइड, पेनक्रियाज, ऐसे बहुत सारी ग्रंथियां अंतःस्त्रावी ग्रंथि मिलकर के बनाती हैं। और इस सिस्टम को हम नाम देते हैं आपका एंडोक्राइन सिस्टम। अंतःस्त्रावी ग्रंथियों का पूरी प्रणाली जो यहाँ पर बन जाती है। इसी प्रकार से हमारे नर और मादा में कुछ प्रजनन अंग होते हैं। और देखिए रिप्रोडक्शन भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपके रेलवे एएलपी के पेपर में कई क्वेश्चन थे। आरपीएफ 2018 में हुआ था, आज से पहले अगर बात की जाए तो 5 साल पहले भी रिप्रोडक्शन से, चाहे वो मानव का हो चाहे वो प्लांट्स का हो, सवाल डेफिनेटली आए थे। ठीक है, तो ये जो आपका टॉपिक है जिसमें हम प्रजनन तंत्र को पढ़ेंगे, मेल का अलग फीमेल का अलग, ये भी आप लोग के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो बॉडी में हमारे हड्डियों का ढांचा होता है जिसे स्केलेटल सिस्टम कहते हैं। तो बॉडी तो मैम इन सब से मिलकर के बनी है, यानी कि अलग अलग तंत्रों से मिलकर के बनी है। कुछ मांसपेशी भी हैं, कुछ 206 हड्डियां भी हैं, लेकिन उनमें सबसे छोटा भाग क्या है? सेल का है, जिसको हमने कोशिका कहा, जिसको हमने कोशिका कहा है। इसी कोशिका के अंदर पाए गए हैं देखिए कोशिकांग, यानी कि अंदर की तरफ भी तो कुछ अंग उपस्थित है। इसीलिए सेल को हम कहते हैं बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जल्दबाजी नहीं करनी है, हौले हौले चीजों को समझ करके लिखते हुए चलना है। ठीक है भाई, राजभर सुनील, उसमें आपका पूरा सिलेबस जो है वो हो चुका है, कुछ टॉपिक्स है वो भी आपको करा दिए जाएंगे। तो भाई इसे कहते हैं एक सेल का कंप्लीट इंटरनल भाग, जिसको हम कोशिकांग कहते हैं अंदर की तरफ। ये देखो, अगर मैं किसी भी सेल की बात कर रही हूँ तो अंदर बहुत सारे अलग अलग कोशिकांग पाए जाते हैं। और किसी भी पेपर में देखना पूछेगा न्यूक्लियस है, उसकी खोज किसने करी, इसका आविष्कार किसने किया, इसका काम यहाँ पर क्या होता है। तो हर एक चीज आप लोगों की यहाँ पर पूछी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को कि भैया अगर आप सोच रहे हो ना कि आखिर मैडम ये सेल है क्या, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को कहते हैं बिल्कुल मूलभूत इकाई, जिसको फंडामेंटल यूनिट या स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट भी कहा जाता है। आप सभी ने, जिन्होंने भी आज तक देखो सेल पढ़ा है, उन्हें ये तो पता है कि कोशिका मूलभूत इकाई है, लेकिन कोशिका की खोज किसने करी थी? बिल्कुल वन लाइनर क्वेश्चन भी अपन साथ साथ में चलाएंगे। ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन भी हम साथ साथ में चलाएंगे, लेकिन देखिए याद रखिएगा कि सेल क्या है? इट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। मूलभूत इकाई कही जाती है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट का नाम भी इसी को दिया जाता है। और तुम्हें लग रहा है रेलवे टफ क्वेश्चन पूछेगा? एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो उठाना, वो ये भी पूछ लेता है कि बताइए जरा कि डीएनए की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। सोच रहे हो इस सवाल में क्या था कि डीएनए की छोटी इकाई जीन होती है? पढ़ाऊंगी मैं तुम्हें अभी। वो पूछना सरल ही है, लेकिन आप पढ़ के चले जाते हो एडवांस लेवल का, फिर सोचते हो अरे यार ये क्या हो गया। ठीक है, तो एएलपी का पेपर तो देखो जून जुलाई में होगा, लेकिन हम अभी से प्रिपेयर करके चल रहे हैं कि एक भी सवाल हमारा छूटना नहीं चाहिए। तो सेल क्या है भैया? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कही जाती है, यानी कि मैं इसको कहूंगी मूलभूत इकाई, क्योंकि ये सभी जीवों को नियंत्रित करती है। दूसरी बात, इसको हम स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट भी कहते हैं। अगर मैं कह रही हूँ शरीर किससे मिलकर के बना है? सेल से। तो सेल के अंदर ही ऐसे बहुत सारे भाग होंगे जो इसको नियंत्रित कर रहे होंगे। अब इस सेल को तुम्हें कैसे मान के चलना है? तुम्हें घर मान के चलना है। देखो आप जानते हो ना कि एक घर के अंदर एक मुखिया होता है, मम्मी खाना बना रही होती है, फिर आपका टिफिन जो है वो पैक करके भेज दिया जाता है, कुछ ना कुछ नया पकवान बन रहा होता है, घर में एक सीसीटीवी कैमरा भी होता है। ऐसी बहुत सारी चीजें ना जैसे हमारे घर में होती हैं, वही सेम चीज हमें हमारे सेल में मिलती है, यानी कि कोशिका के अंदर मिलती है। ये जो कोशिका आप देख पाएंगे, इस कोशिका को इसीलिए मैंने कहा कि रूप भी यही बना रही है कि भैया ऊतक बनाएगी, फिर अंग बनाएगी, अंग प्रणाली बनाएगी, और इसी के साथ कार्य भी यही करती है। अगर डिसीजन लेना है ना, तुम आज कह रहे हो कि मैम मैं लिखना चाह रहा हूं, वो लिखने के लिए भी तुम्हारा सेल ही है जो इंटरनली काम कर रहा है, ब्रेन के सेल काम कर रहे होंगे। तुम तो कहोगे दिमाग से आवाज आ रही थी, मैंने लिख दिया, दिमाग ने कहा था। भाई ब्रेन के अंदर भी क्या है? सेल है। तो भैया ये जो बात है आपकी कि सबसे क्रियात्मक इकाई, सबसे छोटा भाग, वो भी हमारा क्या है? सेल है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी से बताओ।
आशीष, अगर आज तक नहीं पढ़ा है तो आप यहाँ से शुरू कर लेना, रेलवे के हर पेपर में ये आपको महत्वपूर्ण रहेगा। और मैं बिल्कुल बेसिक से तुम्हें करा रही हूँ कि ये मान करके कि आप बिल्कुल जीरो लेवल पर हो, आपने आज तक साइंस नहीं पढ़ी है, तो ये सीरीज उन स्टूडेंट्स के लिए भी बेनिफिशियल रहेगी, उन सभी के लिए मददगार रहेगी जो आज तक साइंस नहीं पढ़े हैं। बिल्कुल जीरो वाली कहानी कि जीरो से हीरो बनने वाला पार्ट जो है वो हमें यहाँ मिल जाएगा। 21 दिन की क्लास कर जाना, कोई भी पेपर आप रेलवे का देने जा रहे हो, हर सवाल इस चैप्टर से आपका, इस सीरीज से आपका फंसने वाला है। क्लियर है? आ जाते हैं अगले भाग पे कि मैम ये तो चलिए हम मान गए कि सेल क्या है, सबसे छोटा भाग है, लेकिन इसी सेल को जब हम खोज की बात करें कि देखिए जनाब इसकी किसी ना किसी ने तो खोज करी होगी, तो वहां नाम आता है रॉबर्ट हुक का। शुरुआत अगर देखें ना तो बायोलॉजी में बहुत सारी चीजें डिस्कवर हुई हैं। ये रॉबर्ट हुक साहब थे जिनका अपना एक माइक्रोस्कोप था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक पेड़ की छाल के ऊपर, ये कुछ इस प्रकार से कॉर्क सेल के ऊपर कार्य कर रहे थे। ये ऐसे बॉटल की जो ढक्कन होते हैं ना, ये बनाते थे, और इसके अंदर इन्होंने क्या देखा, ऐसे ही मन में आया कि चलो यार एक बार देख लेता हूँ कि यहाँ पर माइक्रोस्कोप में मुझे क्या नजर आ रहा है। तो जब इन्होंने देखा ना, इनको कुछ खाली बंद कमरे दिखाई दिए थे इस तरह से। जब इन्होंने अपने माइक्रोस्कोप में देखा, क्योंकि आज के समय में जो आप माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करते हैं ना, वो वहां पर उपस्थित नहीं था। उस समय उनका अपना बनाया हुआ एक जुगाड़ से माइक्रोस्कोप था, उनको ऐसे बंद खाली कमरे दिखाई दिए। तो इन्होंने बोला कि अच्छा, ये खाली बंद कमरे को लैटिन भाषा में सेल्यूली कह देता हूँ, और यहीं से वर्ड बना आपका सेल का। हमने किस भाषा से लिया है इसे? सेल्यूली भाषा से लिया है। तो देखो दो सवाल हमने पहली स्लाइड में करे कि सेल बेसिक यूनिट है, सेल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। फिर आएगा कि सेल जो है वो लैटिन भाषा से लिया गया शब्द है, और इसका मतलब क्या है? एक छोटा कमरा। ठीक है, लैटिन भाषा से हमने लिया है, इसका मतलब है एक छोटा बंद कमरा। और इसके बाद इनको समझ में आया कि भाई हम जितने भी जीवित जीवों को देख रहे हैं ना, ये किससे मिलकर के बने हैं? ये सेल से मिलकर बने हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑल जीवित जीव कोशिका जितनी भी है ना, सबके अंदर छोटा भाग क्या है? सेल है। वरना तब तक हम सोच में थे कि क्या किसी प्लांट के अंदर अलग होगा, एनिमल में अलग होगा, लेकिन तब जाके इन्हें समझ में आया कि यार मैंने तो एक प्लांट की छाल देखी, एक पेड़ ही तो देखा था इन्होंने, उसके अंदर भी इन्हें क्या मिला? एक बंद खाली कमरा मिला। तब जाकर के इन्होंने समझ में आया कि भैया देखिए, रॉबर्ट हुक साहब को 1665 में अपनी खोज के बाद, अपने इस एक्सपेरिमेंट के बाद, कि इन्होंने सभी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर क्या देखा? एक सेल को देखा। लेकिन इनके साथ ना एक धोखा हो गया था। धोखा क्या हो गया था भाई? इनको जो सेल दिखा था ना, वो मृत था, वो जीवित नहीं था, वो डेड सेल था। कैसा था? एक डेड सेल इनको यहाँ पर दिखाई दिया था। लाइव क्लास में थ्योरी के नोट्स जो हैं वो कैसे बनाए, आप पीडीएफ देंगी, बिल्कुल देखो आप साथ में भी नोट्स बना सकते हो, चीज़ें आपकी लिखी हुई हैं, और आप अपने पीडीएफ से भी बाद में कवर कर सकते हो। पीडीएफ में आपकी रैंकर्स गुरुकुल के टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करा दूंगी। ठीक है, बिल्कुल फ्री पीडीएफ रहेगी जो आपको यूट्यूब उस पे टेलीग्राम पर आपकी मिल जाएगी। कोई समस्या किसी को इसके अलावा? चलिए, तो भाई ये जो काम किया इन्होंने, इसकी खोज के लिए नाम आ जाता है रॉबर्ट हुक साहब का। पहला डेड सेल इन्होंने खोज किया था। तो आप कह सकते हो कॉर्क सेल जो है, कॉर्क की कोशिकाएं जो हैं वो छोटी होती हैं, छोटे कमरों से मिलती जुलती खोखली डब्बे दिखाई दिए थे, जिसको इन्होंने बाद में कहा था कि ये छोटे छोटे कमरे हैं। तो भैया छोटे खाली कमरे, नाम क्या पड़ गया इसका? सेल नाम पड़ गया। किसने दिया? रॉबर्ट हुक ने दिया। देखो 3 सवाल बने यहाँ से। किसने दिया? पहला सेल रॉबर्ट हुक ने। कब दिया? 1665 में दिया। कहां से मिला? तो कॉर्क सेल से मिला। लेकिन कैसा मिला? ये मृत कोशिका थी। इट वॉज अ डेड सेल। कैसा था? डेड सेल था। तो इन्होंने जो इसका अध्ययन किया ना, तो इन्होंने नाम दिया कि चलिए अगर मैं सेल के अध्ययन की बात करूं, स्टडी ऑफ सेल की बात करूं, तो इसको मैं क्या नाम दे सकता हूं? साइटोलॉजी का नाम दे सकता हूं। किसका नाम? साइटोलॉजी का। देखो साइटो वर्ड किसके लिए आ रहा है? कोशिका के लिए आ रहा है। साइटो वर्ड कोशिका के लिए आ रहा है। 21 दिन के लिए वीडियो के लिए प्लेलिस्ट बना दूंगी। अरे तुम टेंशन क्यों लेते हो? प्लेलिस्ट पूरी बन जाएगी, तुम पढ़ना शुरू करो ना। प्लेलिस्ट अलग से बनवा देंगे। 21 दिन 21 मैराथन का लिंक डिस्क्रिप्शन में डलवा देंगे। आज की क्लास अच्छे से करिए, बढ़िया तरीके से। तो ये कहा गया साइटोलॉजी, यानी कि कोशिका का अध्ययन। हिंदी में हम सिंपली कह सकते हैं, इंग्लिश में इसको साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी कहा जाता है, कि हम क्या पढ़ रहे हैं? सेल की पूरी पूरी बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। और देखिए एक बात हमेशा याद रखिएगा, बायोलॉजी में शब्दों को रटना मत, रटना मत, इनके टुकड़े करके समझते हुए चलना। जैसे हर वर्ड का अपना मीनिंग है। मैंने कहा बायो प्लस लॉजी। बायो मतलब जीवित, लॉजी मतलब अध्ययन, साइटो मतलब सेल, लॉजी मतलब अध्ययन, कोशिका का अध्ययन यहाँ पर ये बन जाएगा। पॉइंट क्लियर हुआ? यहीं से हमने एक डेड सेल की खोज करी। लेकिन मैम कहाँ लोगों को चैन पड़ता है? फिर उसके बाद ना
हमें जब डेड सेल मिल गया था तो बाकी जो आसपास के साइंटिस्ट थे वो बड़े परेशान थे। उसमें एक जनाब ये थे जिनका नाम है एंटोनी वेन ल्यूवेनहॉक, कई बार नाम सुना होगा तुमने। एंटोनी वेन ल्यूवेनहॉक या एबीएल साहब जो थे, ये तालाब के आसपास ना कीचड़ में थोड़ा काम कर रहे थे, और जब काम कर रहे थे तो इनके नाखूनों में मिट्टी लग गई थी। जब वो मिट्टी लग गई थी तो इनके पास भी अपना एक माइक्रोस्कोप था। देखो ये ऐसा माइक्रोस्कोप था इनके पास जो था। ये माइक्रोस्कोप जब इन्होंने अपना पूरा काम वाम कर लिया, उसके बाद इन्होंने सोचा कि यार इस मिट्टी में ना जरा देखता हूँ कि इस माइक्रोस्कोप के अंदर उपस्थित क्या है। तो ये गए, उस मिट्टी को निकाला, माइक्रोस्कोप में रखा, और जैसे ही इन्होंने देखा तो इनको नजर आया एक बैक्टीरिया। क्या दिखाई दिया था? एक जीवाणु दिखाई दिया था। तब ये बोले कि अरे यार ये तो जीवित है, ये तो चल रहा है। तो इन्होंने सबसे पहले एक लिविंग सेल की खोज करी थी, एक जीवित कोशिका की खोज करी थी। डेफिनेटली आपका ये जो प्रोटोजोआ दिख रहा है, बैक्टीरिया दिख रहा है, एक स्पर्म दिखाई दे रहा है, शुक्राणु, इन तीनों की खोज करी थी एंटोनी वेन ल्यूवेनहॉक साहब ने। इसीलिए इनको, ये जितने भी जीव है ना, ये सिर्फ माइक्रोस्कोप में ही दिख पाते हैं, खुली आंखों से आप नहीं देख सकते। हम इसीलिए इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, सूक्ष्म जीव विज्ञान का नाम देते हैं। तो भैया इनको कहा जाता है कि ही वॉज द फर्स्ट टू डिस्कवर फ्री लिविंग सेल। कैसा देखा था इन्होंने? मुक्त जीवित कोशिका देखी थी। कहाँ देखी थी? तो तालाब के पानी में देखी थी। इसीलिए इनको क्या कहा गया? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा गया। याद रखना, माइक्रोबायोलॉजी का मतलब होता है सूक्ष्म जीव विज्ञान। ठीक है, अब मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि भैया अगर हम सूक्ष्म जीव विज्ञान कह रहे हैं तो इसमें हम किसका अध्ययन करेंगे? सूक्ष्म जीवों का। लेकिन सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? कमेंट सेक्शन में एक बार जल्दी से बताओ आपके अकॉर्डिंग क्या होने चाहिए। मैम आरपीएफ के लिए पूरी तैयारी, ये वादा है तुमसे, आरपीएफ, एएलपी, एनटीपीसी सबकी तैयारी इस सीरीज को करके चले जाना, बढ़िया तरीके से हो जाएगी। ठीक है, सारे सवाल इसी के अकॉर्डिंग, और पूरा एनसीईआरटी बेस्ड ही रहेगा। चलो, मैं आपकी अलग से पीडीएफ का नाम डलवा के और टेलीग्राम पे अपलोड कराऊंगी कि ये आपकी रेलवे के लिए है, स्पेशली रेलवे साइंस का पार्ट जो है वो आपका पीडीएफ का रहेगा। कह रहे हैं मैम जीवाणु होते हैं जो, हाँ इन्होंने आंसर बहुत सही दिया कि जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। तुम देख सकते हो कि बैक्टीरिया जा रहा है हवा में, अरे अरे उड़ गया, वायरस जा रहा है, अरे उड़ गया, नहीं देख सकते ना। प्लांट है, दिख रहा है मुझे अपनी खुली आंखों से। इंसान है, जानवर है, मुझे दिख रहा है, एक छोटा मोटा मच्छर भी दिखाई दे रहा है। लेकिन ऐसे जीव जो मैं खुली आंखों से नहीं देख सकती, तो मैम आप कैसे देखोगे? आप देखोगे माइक्रोस्कोप से। इसीलिए मैंने क्या नाम दिया? सूक्ष्म जीव, जो सूक्ष्मदर्शी की मदद से आप देख सकते हैं। इनको कहा गया हमने बैक्टीरिया। ठीक है, ऐसे ही इसके अंदर फंगस आता है, ऐसे ही इसके अंदर वायरस आता है। देखो भले ही तुमने टफ टफ वर्ड नहीं पढ़े हो, तुम्हें ये तो पता है ना कि कोरोना वायरस क्या था, या कोरोना वायरस आपको दिखाई दिया था खुली आंखों से। आप बोलोगे अरे मैम कैसी बात कर रहे हो, पता ही नहीं चलता था कब किसकी बॉडी में आ गया, तभी तो उसको माइक्रोस्कोप से ढूंढा जाता था। वो क्या है? एक सूक्ष्म जीव है। तो सभी सूक्ष्म जीवों का अध्ययन हम करते हैं शाखा में जिसको माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। लेकिन सबसे पहला माइक्रो जो ऑर्गेनिज्म हमें मिला था वो खोजा था एवीएल साहब ने। तो ही वॉज द फर्स्ट टू डिस्कवर अ लिविंग सेल, एक जीवित कोशिका इन्होंने ही यहाँ पर खोजी थी। तो इसीलिए हमने इनको क्रेडिट भी दे दिया। अब बात आती है क्या इन्होंने कुछ और काम भी किए थे? जी हाँ, इनके कामों में इन्होंने ना प्याज का एक्सपेरिमेंट किया था, अनियन पील का। याद करो 9th-10th क्लास में आपसे ना टीचर ने एक प्याज मंगवाई होगी और उसने कहा होगा जरा प्याज की झिल्ली हटाओ, और क्या इसके अंदर माइक्रोस्कोप में दिख रहा है ये बताओ। कितने लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया है? जल्दी से बताओ एक बार। हाँ भाई जल्दी से बताओ। किया है कि एक प्याज मंगाई, प्याज की झिल्ली उतारी और उसमें देखने लगे कि कौन कौन से सेल्स यहाँ पर मौजूद हैं। वो काम में आप क्या देख रहे थे कि भैया इसके अंदर कोई जीवित सेल तो नहीं है प्याज की झिल्ली में? अगर नहीं करा कोई दिक्कत नहीं है, अनियन पील का एक एक्सपेरिमेंट था। तो इन्होंने ही सबसे पहला एक प्लांट में भी लिविंग सेल खोजा था। प्याज के अंदर एक प्लांट ही मानते हैं हम उसे, उसके अंदर भी एक जीवित कोशिका इन्होंने ही खोजी थी। ठीक है, तो इनको हम यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट के लिए भी मानते हैं। स्कूल में आपसे एक और एक्सपेरिमेंट कराया गया था, जीभ के अंदर, गाल के अंदर आपका एक छोटी सी लेयर निकालो और उसमें एक्सपेरिमेंट करके देखो कौन कौन से सेल्स यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये काम भी किसने किया था? इन्होंने। मतलब उसमें भी हम क्या ढूंढ रहे थे कि जरा इसके सेल्स देख लूं, जरा इसके टिश्यू यहाँ पर देख लूं। तो ये सारे काम एंटोनी वेन ल्यूवेनहॉक ने किए थे। इन्होंने एक प्रोटोजोआ की, एक बैक्टीरिया की और शुक्राणु जिसको स्पर्म कहते हैं, इन तीनों की खोज सबसे पहली बार यहाँ पर करी थी। तो पहला डेड सेल बना रॉबर्ट हुक साहब के द्वारा, और पहला जो लिविंग सेल है वो किसके द्वारा बना था? एंटोनी वेन ल्यूवेनहॉक साहब के द्वारा। लेकिन एक बात बताओ, हम तो प्लांट्स भी देख रहे हैं, हम एनिमल्स भी देख रहे हैं, तो क्या दोनों में सेल समान होंगे? आप बोलोगे नहीं मैडम, कुछ
तो अंतर होगा, एक प्लांट के अंदर पाए जाने वाली कोशिका और एक जानवर में पाए जाने वाली कोशिका दोनों क्या है, अलग अलग हैं। ये देख सकते हैं एक प्लांट का सेल है, ये एक एनिमल का सेल है। इसी आधार पे आप लोगों से पहले मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर पूछना चाहूंगी और फिर आऊंगी दोबारा से इसके थ्योरी वाले पार्ट पे। जरा मुझे बताते चलो कि भैया यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। स्टडी ऑफ सेल, कोशिका का अध्ययन जो है वो किसने किया था सबसे पहली बार, फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताओ, जल्दी से बताओ। स्टडी ऑफ सेल क्या होती है, कोशिका का अध्ययन है, बिल्कुल सही। यहाँ पर आंसर आने शुरू हो गए हैं कि मैम कोशिका का अध्ययन अगर कहा जाएगा तो साइटोलॉजी कहा जाएगा। बॉस ने आंसर दिया है भाई, बहुत बढ़िया, साइटोलॉजी इसको कहा जाएगा। अब सेल से मिलकर के क्या बनता है, ऊतक बनता है, टिश्यू बनता है, तो टिश्यू का अध्ययन क्या कहलाएगा। टिश्यू के लिए वर्ड आता है देखिए हिस्टोलॉजी। क्या आता है, हिस्टोलॉजी। तो याद रखना हिस्टोलॉजी शब्द आता है आपके ऊतक के लिए, हिंदी में इसको कहते हैं ऊतक विज्ञान, क्योंकि हमने सेल से मिला करके ही ऊतक को बनाया है। ये कहलाता है आपका कोशिका विज्ञान। ठीक है, अब बात अगर आएगी कि भाई फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है, इसके जनक कौन है, या फादर ऑफ सेल बायोलॉजी यहाँ पर कौन है, तो जल्दी से मुझे एक बार आंसर करो। पूजा कुमारी बहुत बढ़िया आंसर दे रही है भाई, बहुत देर से। नाम क्या आ जाएगा, रॉबर्ट हुक का आ जाएगा, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहला प्लांट सेल जो है या एनिमल जो डेड सेल है उसकी खोज करी थी। तो रॉबर्ट हुक साहब का नाम यहाँ पर आ जाएगा। कब किया इन्होंने काम, 1665 में किया। चाहे मैं सेल बायोलॉजी लिखूं चाहे मैं यहाँ पर साइटोलॉजी लिखूं, दोनों का आंसर सेम होगा। मानते हो कि नहीं। अभी लिविंग की बात नहीं आई है, ठीक है, अभी लिविंग की बात नहीं आई है। तो मैम ये कुछ ऐसे वन लाइनर क्वेश्चंस भी हमारे यहाँ से बन जाते हैं। यहाँ तक की चीजें सभी को क्लियर है। एक बार फटाफट से मुझे थम्स अप का साइन भेजो, जल्दी से भेजो एक बार, कि मैम हमें ना ये समझ में आया कि एक प्लांट सेल और एक एनिमल सेल अलग अलग होते हैं। ठीक है, अब बात ये आती है कि भाई देखो प्लांट और एनिमल सेल तक तो हम चीजें समझ गए, लेकिन अगर कहानी ये आए कि पहले मुर्गी आई कि अंडा आया, क्यों बताओ जरा, पहले एग आया था या मुर्गी आई थी। आप बोलोगे मैम यही तो दुविधा आज तक बनी हुई है, यही नहीं पता कि पहले मुर्गी आई कि अंडा आया। अब ऐसी सेम चीज ना इनके साथ हुई थी। यहाँ पर एक कोशिका का सिद्धांत आया था। कोशिका का सिद्धांत इन तीन लोगों ने मिलकर के दिया था। पहले थे मैथियास क्लीडन, दूसरे थे श्वान, थियोडोर श्वान थे, एक जूलॉजिस्ट थे, एक बॉटनिस्ट थे। एक क्या थे, जो जूलॉजी यानी कि जंतुओं के ऊपर काम करते थे, और दूसरे थे जो कि आपके पादप या प्लांट के ऊपर काम करते थे। उन दोनों ने मिलकर के क्या कहा कि देखो यार मैं प्लांट्स के ऊपर काम करता हूं और मुझे एक लाइन पता है कि जितने भी पादप हैं वो सब प्लांट की ही कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। बोले यार ठीक है, अलग बात बताओ कुछ। फिर जो जंतुओं के ऊपर काम करते थे उन्होंने कहा कि देखिए जितने भी एनिमल्स हैं वो एनिमल सेल से मिलकर बने हैं। तो आपकी एक सेल की जो थ्योरी आई थी वो कहती थी सभी जीवित जीव जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किससे मिलकर के बन रहे हैं, आपके सेल से मिलकर के बन रहे हैं, यानी कि आपके कोशिकाओं से मिलकर के बन रहे हैं। तो पहला स्टेटमेंट क्या था कि सभी सजीव वस्तुएं छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं। इसी प्रकार से कि सभी सजीव चीजों का जो सबसे छोटा भाग है वो क्या कहा जाता है, वो कोशिका कहा जाता है। तो कुछ ऐसे स्टेटमेंट हमें किसके अंदर मिले थे, सेल थ्योरी में मिले थे। और ये सेल थ्योरी किसने दी थी, नाम आता है श्लीडन और श्वान साहब का। ठीक है, इन दोनों का नाम यहाँ पर आता है, जिन्होंने 1838 और 1800, ठीक है, एक साल लगाया था इन्होंने, 1838 से 1839 में इन्होंने पूरा कोशिका अध्ययन जो है वो करा। और उसके बाद इन्होंने क्या कहा कि देखिए भैया हमने कोशिका का सिद्धांत दिया है। मगर फिर वही बात, ये जो तीसरे वाले वैज्ञानिक बैठे हैं ना, ये बोले थे कि यार एक बात बताओ, ये जो रुडोल्फ वर्को हैं इन्होंने कहा कि तुमने तो सारे स्टेटमेंट दे दिए कि सब सेल से मिलके बनाए, मगर सेल कहाँ से आया। तो एक स्टेटमेंट इन्होंने पास किया कि सेल पहले से मौजूद, एक सेल में कोशिकाओं का विभाजन हो रहा था। देख रहे हो, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, जब ऐसे सेल्स बनेंगे ना तब जाकर के आपका एक सेल का निर्माण यहाँ पर होता है। मतलब कोशिकाओं में विभाजन जो है वो हो रहा था। तो इन्होंने अपना एक स्टेटमेंट जो दिया, आवाज आ रही है अभी सबको। तो अब क्या था कि ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला रुडोल्फ वर्को नाम के, सुनो भाई,
ये जो वैज्ञानिक थे इन्होंने कहा ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, कि कोई मंत्र पढ़ दिया हो मैडम, ये क्या था नया। अभी आवाज सबको आ रही है साफ? हाँ भाई, अभी आवाज सबको आ रही है? मैम सेल बायोलॉजी के फादर तो हाँ, अभी बात करेंगे उसके बारे में भी उत्कर्ष। तो रुडोल्फ वर्को साहब ने कहा ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, एक मंत्र पढ़ दिया था इन्होंने। इसका मतलब क्या था कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। कहने का मतलब क्या है कि भैया सभी कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिका से बनती है। मतलब यार पहले कुछ तो होगा ना जिससे टूट करके कोशिका विभाजन हुआ और फिर जाकर के आपकी एक नई सेल डेवलप हुई। तो इनका स्टेटमेंट आया था ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। हिंदी इंग्लिश दोनों में आप लिख सकते हो, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सभी कोशिकाएं पहले से मौजूद जो कोशिकाएं हैं उनसे यहाँ पर बनती हैं। किस किस को ठीक से नहीं दिख रहा है? क्यों भाई, एक बात बताओ। है हम एक एक चीज को इसीलिए बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं। जिन्होंने भी क्लास को पहुंचाया नहीं और पसंद आ रहा हो तो लाइक कर देना, और नहीं पहुंचाया हो तो पहुंचा देना अपने हर दोस्त यार तक जो सोच रहे थे कि हमें फ्री में कुछ ऐसा मिल जाए जहां भाई बढ़िया से तैयारी हो जाए। और बाकी आपका पेड बैच ऑलरेडी चल रहा है, रेलवे का साइंस स्पेशल बैच, जो फिलहाल आज के लिए ना 399 का आपका हो चुका है। पहले आपका ये 499 का था, इसका प्राइस भी आपका कम हो चुका है। 399 का ये रह गया है रेलवे साइंस स्पेशल बैच, जिसमें पूरी साइंस भी आप लोगों को मैं वहां पर आरजी विक्रमजीत ऐप पर करवा रही हूँ। तो चाहो तो आप उसको जरूर से यहाँ पर ले सकते हो। साइंस स्पेशल का अभी प्राइस है 399 का। ठीक है भाई, चलिए। तो इतनी कहानी मैम हमने रुडोल्फ वर्को साहब की देखी। रुडोल्फ वर्को साहब ने तो कह दिया। तो ये सारा कॉन्सेप्ट हमारा था कोशिका के सिद्धांत का। ये 1855 में अपना स्टेटमेंट पास किए थे 1855 में, जिसका कहना ये था कि देखो पहले से कुछ तो था जिससे ये आपका सेल जो है वो बना है। वही बात कि आदमी कहाँ से आया, पहले से कोई तो था यहाँ पर। एक पहला आदमी आदम और ईव जो है वो आए थे यहाँ पे। ठीक है, बहुत अच्छे। अब बात करेंगे अगले कॉन्सेप्ट की, कि देखिए आप जो सेल समझ रहे हो ना, वो सेल भी दो प्रकार का होता है। वो सेल जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक ऐसे सेल होते हैं जो सिर्फ एक सेल ही काम करता है। जरा इसको देखो, ये क्या है मैम? ये एक ऑर्गेनिज्म है, एक जीवित जीव है। यहाँ ये क्या है? ये एक जीवित जीव है। लेकिन इस पूरी बॉडी को अगर मैं देखूंगी ना, तो इसमें कुछ भी अलग से डिफरेंस नहीं है। ये पूरा बॉडी जो है वो एक ही सेल से मिलकर के बना है। तो कुछ ऐसे जीव जो मात्र एक सेल से मिलकर के बने होते हैं, एकल कोशिका से बने होते हैं, उन्हें हम एकल कोशिकीय कहते हैं या यूनिसेल्यूलर कहते हैं। बोलो बात समझ आ रही है? ठीक है, इन्हें हम एकल कोशिका यहाँ पे कहते हैं। मतलब इसके अंदर ना कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होगा, कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है, कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है मैम, कोई तंत्र नहीं है। क्योंकि अल्टीमेटली मैं ये लाइन जानता हूं कि एक सेल ही अकेला ऐसा होता है जब बहुत सारे सेल से मिलकर के बनता है तो वो टिश्यू बनाता है, फिर एक ऑर्गन बनता है, फिर एक ऑर्गन सिस्टम यानी कि अंग प्रणाली बनती है। तो यार ये सब चीजें तो यहाँ पे हो ही नहीं रही है। मतलब ये पार्ट तो हो ही नहीं रहा है, ये सेल ही सारा काम कर रहा है। तो ऐसे जीव जिसके अंदर एक अकेली कोशिका सारा काम जो है वो यहाँ पर संभालती है, इसको हम एकल कोशिकीय जीव कहते हैं। इसके उदाहरण की अगर मैं बात करूं तो अमीबा का नाम याद रखेंगे, कुछ पैरामीशियम ऐसे होते हैं, ठीक है, कुछ युगलीना के नाम आते हैं। ये सभी जीव हमारे क्या होते हैं? एकल कोशिकीय होते हैं। बैक्टीरिया आता है जिसमें एक ही कोशिका अकेले कार्य कर रही होती है, जीवाणु जिसको हम कहते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं, हाँ बिल्कुल साइंस स्पेशल 0 लेवल से है। ठीक है, तो ये सारे जीव हैं, सिंगल सेल हैं। मान लो कि मैम कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट समझते हैं कि हम ना अभी बाहर रह रहे हैं, घर छोड़ करके पीजी में आ गए हैं और पीजी में अपनी तैयारी कर रहे हैं। अब हम कमरा लेकर रह रहे हो या पीजी में रह रहे हो तो सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। तुम्हें घर में खाना भी बनाना है, तुम्हें कपड़े भी धोने हैं, तुम्हें अपना पढ़ाई भी करनी है, तुम्हें अपना खाना बनाने के अलावा बाहर से सामान लाने का भी काम करना है। सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है, तुम अकेले हो। तो वहां पर ऐसा ही यूनिसेल्युलर जीव होता है कि अकेला ही क्या कर रहा होता है? सारे काम को, खाना लेना है स्किन से ले लेगा, बॉडी से एक्सक्रीट करना है बाहर कर देगा, सारा काम इसी बॉडी के अंदर जो है वो चल रहा है। लेकिन मान लो अब तुम उठ करके घर पे चले गए, तुम पीजी से हट गए, तुम्हारी तैयारी हो गई, तुम सिलेक्ट हो गए बढ़िया तरीके से और तुम चले गए अपने घर में। तो घर में तुमने काम ना बांट दिया। बांटा कैसे? पापा आप बाहर का काम संभाल लो, मम्मी आप खाना बना लो, छोटी बहन तुम कपड़े धो लो, मैं अपनी पढ़ाई कर लेता हूँ। काम बट गया। ऐसा ही काम हमारे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में होता है। मतलब एक जीव हमने क्या देखे जो अकेले सारा काम कर रहे थे तो वो यूनिसेल्युलर है। मल्टी
यूनिसेल्युलर मतलब बहुकोशिकीय। भाई बहुत सारे सेल से मिलके बना है, तो इसमें पाचन अलग हो रहा होगा, श्वसन अलग हो रहा होगा, ठीक है, आपकी हड्डियां अलग काम कर रही होंगी, तो डेफिनेटली यहाँ काम क्या हो गया, बट गया, डिवीजन ऑफ लेबर हो गया, यानी कि काम की विभक्ता, या मैं कह सकती हूँ डिफरेंस यहाँ पर एक आपका बन जाएगा। जीवों में क्या हो गया है, विभक्ता का दृश्य जो है वो देखा जा सकता है। काम हमने बांट दिया, सिंपल सी बात है, बोलो समझे कि नहीं। तो दो प्रकार के सेल्स होते हैं, एक यूनिसेलुलर और एक मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर का उदाहरण हमने देखा, ये आपकी स्क्रीन पर है, पैरामीशियम, अमीबा, यूग्लिना। ये देख सकते हो सारे क्या है, एक ही जीव है, मतलब पूरी बॉडी जो है वो मैडम एक ही सिंपल सेल से बनी हुई है। ये अमीबा हमारा बना हुआ है, इसके अंदर ही फूड वैक्यूल है, सब कुछ यही चल रहा है। ये हमारा यूग्लिना है, ठीक है, सब कुछ इसी के अंदर है, खाना बनना हो, वो बॉडी से वेस्ट बाहर जाना हो, सारा काम एक सेल करता है, तो इसे यूनिसेलुलर कहते हैं। ये बेचारा वही है जो पीजी में बैठ के अपनी तैयारी यहाँ पर कर रहा है। और इसके अलावा जो है वो मल्टी सेलुलर है, यहाँ सारे प्लांट एनिमल्स आपके आ जाते हैं। क्या ये बात क्लियर है, जल्दी से बताओ। मैम आप जो इतने दिन से आरपीएफ की क्लास यूट्यूब पर करा रहे थे वो कंप्लीट करें, वो आपकी कंप्लीट है, ठीक है, उसके कुछ टॉपिक्स बचे हैं, लेकिन आप अगर चाहते हो ना तो आप इस सीरीज को कंप्लीट कर लेना, ये सीरीज आपके लिए फायदेमंद रहेगी, क्योंकि यहाँ हम बेसिक से कर रहे हैं, कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं। वहां पर कुछ टॉपिक्स जो है वो आपके डिटेल में नहीं हुए थे, तो आप इस सीरीज को फॉलो करो, ये सीरीज आपकी बेस्ट टू बेस्ट रहने वाली है, ठीक है भाई। चलिए आज पहला क्लास है, मैं इसीलिए कह रही हूँ शुरुआत से लेकर अंत तक ऐसे ही डिटेल में हर एक चीज को हम पढ़ेंगे। तो हमने दो डिफरेंस देखे, एक जीव बहुकोशिकीय जीव होते हैं, इसको हिंदी में कहा जाता है बहुकोशिकीय, और पहले वाले को कहा जाता है एकल कोशिकीय। तो बात समझ आई कि नहीं। तो मैम आपने कहा सेल दो प्रकार के होते हैं, बिल्कुल होते हैं, एक बहुकोशिकीय बन गए मल्टी सेल्यूलर, बहुत सारे सेल हैं, और एक यूनिसेल्युलर मतलब जो एक ही कोशिका से मिलकर के बने हैं। क्या इसके अलावा कोई दूसरा डिफरेंस होता है, जल्दी बोलो। मैम क्वेश्चंस कराइए, थ्योरी पढ़ लो पहले, फिर करेंगे क्वेश्चंस। पहले थ्योरी कवर करते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे, वरना फिर कहोगे अरे ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, तो समझ ही नहीं आ रहा है। चलिए इसके बाद आते हैं कुछ ऐसे सेल जो आपके कहलाते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। कितने आप में से ऐसे हैं जिन्हें आज तक ये डिफरेंस समझ नहीं आया कि एक प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या होता है। आपने कई बार ये चैप्टर पढ़ा होगा, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक से आपका चैप्टर रहता है सेल। भाई जल्दी से एक थम्स अप का साइन मुझे भेजो कि किस किस को समझ में नहीं आया है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या होता है, तो उसको बहुत प्यार से समझेंगे, बहुत डिटेल में समझेंगे, जल्दी से बताएंगे मुझे एक बार। ठीक है, चलिए जिसको नहीं आया, जिसको आ गया बहुत अच्छा है, जिसको नहीं आया एक बार सुन लेते हैं, ठीक है। क्या होता है कि मैम मान लो हम कहते हैं ना वी आर प्रो, भाई इंडिया में कहा जाता है कि हम क्या हैं, हम प्रो हैं। प्रो मतलब एडवांस बोलते हो, आपके लिए प्रो वर्ड का मतलब क्या होता है कि हम तो बड़े एडवांस हैं, हम तो सारे आधुनिक काम जो है वो कर सकते हैं। लेकिन सेल के केस में थोड़ा उल्टा होता है। यहाँ हम शब्दों को तोड़ेंगे और समझेंगे कि एक वर्ड है प्रोकैरियोटिक, ठीक है, और एक वर्ड आता है यूकैरियोटिक। अब देखो हिंदी में तो तुम समझ जाते हो, लेकिन इंग्लिश में थोड़ा सा फर्क कहाँ आता है मैम, वर्ड्स को समझना है। प्रो वर्ड का मतलब क्या होता है, प्राथमिक। प्राथमिक मतलब जो चीज पहले आई है, जो चीज पहले आई है। कैरियो शब्द अगर कहीं पर भी दिख जाए, मैं आपको बहुत सारे ऐसे वर्ड्स बताऊंगी जो कि आपके बायोलॉजी की एक डिक्शनरी बना लेना अलग से, और उसमें अलग से लिखते चलना कि ये वर्ड पूरी बायो में कहीं पर भी आएगा ना, इसका मतलब समान होगा, इसका मतलब समान होगा। तो कैरियो वर्ड का मतलब होता है नाभिक, यानी कि आपका जो केंद्रक बैठा हुआ होता है। इंग्लिश में बात करें तो न्यूक्लियस के लिए ये वर्ड आता है। अब भैया सिंपल सी बात है कि जिसकी डेवलपमेंट पहले हुई, जिसका प्राथमिक न्यूक्लियस है, मतलब पूरी तरह से ना ये विकसित नहीं हुआ था, ये एक उस प्रकार का सेल है जो प्राथमिक है, पहले आया, इसका न्यूक्लियस पूर्णतः डेवलप नहीं हुआ था। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर यूकैरियोटिक की, तो बेटा यू का मतलब होता है ट्रू, यानी कि सच्चा, और सच्चा यानी कि कैरियो वर्ड से आप कह सकते हो नाभिक। जिसका नाभिक या जिसका केंद्रक कैसा है, एकदम ट्रू केंद्रक दिखाई दे रहा है, मतलब यहाँ ना सब कुछ बढ़िया से डेवलप हो चुका है। तो मैं ये कह सकती हूँ जब आप इवोल्यूशन की बात करते हो कि हमारे पूर्वज कैसे थे, हमारे पूर्वज पहले दिखाई देते थे चिंपैंजी, गोरिल्ला, हम वहीं से तो इवॉल्व होकर के आए हैं। क्यों भाई, पहले उनके अंदर पूंछ भी हुआ करती थी, अब वो पूंछ भी गायब हो गई है। तो गोरिल्ला चिंपैंजी में कुछ अलग शक्ल थी, उनके अंदर वो पत्थर घिस के आग लगाते थे, तुम तो लाइटर
जलाते हो आग लग जाती है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी है ना जो वक्त के साथ डेवलप हुई। सेम चीज यहाँ पे हुई। प्रोकैरियोटिक जितने भी जीव थे, इनके पास बॉडी के अंदर सारे के सारे कोशिकांग पूर्ण रूप से विकसित नहीं थे। यहाँ पर चीजें थी तो बट पूरी तरह से नहीं बनी थी। जैसे कि नाभिक है, ये नाभिक ही आपका प्राथमिक था। कैसे था मैम? यहाँ पर न्यूक्लियोइड की शेप में था। ये खुला हुआ कुछ ऐसा डीएनए से आपको दिख जाता था। आप ये नहीं कह सकते कि जो एक हमारे पास यूकैरियोटिक सेल होता है उसके अंदर पूरा डेवलप करा हुआ न्यूक्लियस होता है, जिसके ऊपर एक नहीं दो झिल्लियां पाई जाती हैं, जिसके अंदर डीएनए बढ़िया तरीके से बैठा होता है। मतलब ये ना सब कुछ अरेंज्ड है, सब कुछ सिस्टमैटिक है, बढ़िया से डेवलप हो चुका है। यहाँ पर नहीं हुआ है मैम। ये बेचारा पहले आया था तो पूरी तरह से इसका डेवलपमेंट भी यहाँ पे नहीं हो पाया है। तो याद रखना, इसको हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब क्या है? जिसके पास चीजें ठीक से डेवलप नहीं हुई थी। जल्दी से बताओ ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? फिर मैं बताऊंगी बाकी क्या क्या होता है। क्यों भाई? न्यूक्लियस जो है ना, इसमें मेम्ब्रेन भी नहीं होती, न्यूक्लियस पूरी तरह से डेवलप भी नहीं होता, पूरा डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता। अब आप सेम चीज को देखो डायग्राम के अंदर, ये दिख रहा है ना तुमको एक सेल, ये सेल कहलाता है प्रोकैरियोटिक सेल। इस सेल के अंदर ये रहा बिखरा हुआ सा डीएनए दिखाई दे रहा है, ये न्यूक्लियस पूरी तरह से ठीक से डेवलप नहीं है। और यही चीज अगर मैं किसी एक डेवलप्ड सेल में देखूंगी तो यहाँ पर डबल झिल्ली से घिरा हुआ बढ़िया तरीके से बना हुआ एक न्यूक्लियस हमें दिखाई देता है। तो पहला डिफरेंस इनका क्या होता है? न्यूक्लियस का ही देखा जाता है। लेकिन डीएनए यहाँ पर भी है, डीएनए यहाँ पर भी है, राइबोसोम यहाँ पर भी होते हैं, राइबोसोम यहाँ पर भी होते हैं। कुछ कोशिकांग जो है वो उपस्थित दोनों में होंगे, लेकिन बाकी चीजें यहाँ पर उपस्थित नहीं होती हैं। तो हमारा जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है पढ़ने का वो यूकैरियोटिक सेल का है। पहले हम इसको समझेंगे, जब हमें ये पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा फिर हम लास्ट में समझेंगे कि अच्छा यहाँ पर क्या चीजें ऐसी थी जो नहीं दिखाई दे रही थी। तो बेटा एनसीईआरटी के अंदर आपका स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच का जो डिफरेंस है वो कुछ न्यूक्लियस के आधार पर दिखाई देता है। ठीक है, हाँ, न्यूक्लियस के आधार पर दिखाई देता है। तो चलिए देखते हैं और समझते हैं कि आखिरकार एक डेवलप्ड सेल जो है वो मुझे कैसा दिखता है। देखो ये एक कोशिका है, ठीक है, मैं इसे और बढ़िया से आपको यहाँ पर बना करके दिखा देती हूँ। ये आपका एक पूरा का पूरा सेल दिख रहा है। इस सेल के अंदर एक झिल्ली तो आप ये देख ही रहे हो। मैंने इसके घर के बाहर ना एक चौकीदार और बिठा दिया, ये रहा एक और गार्ड आपका, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अंदर बिल्कुल इसके बीचों बीच में मैं क्या रखूंगी? न्यूक्लियस को रखूंगी। ये एक कोशिकांग है जो कि ब्रेन ऑफ द सेल कहलाता है। ये मुखिया है, मुखिया जी बैठे हैं, पूरे सेल को देख रहे होंगे कि भैया क्या क्या चीजें यहाँ पर चल रही हैं। इसके जस्ट बराबर में बैठा है एक जाल लगा करके, ये देखो ये एक जाल बना हुआ है। इस जाल को हम क्या कहते हैं? अंतःप्रध्वी जालिका। अंतःप्रध्वी जालिका मतलब मैम ये सारा कुछ जो यहाँ पर है ना, बीच में एक लिक्विड घूम रहा होगा, एक लिक्विड जिसको हम नाम क्या देते हैं? कोशिका का द्रव्य। भाई कोशिका है तो कोशिका के अंदर एक द्रव्य भी होगा, उसको कोशिका द्रव्य का नाम दे दिया है ना। कुछ को ये एग लग रहा है, शेप तो ये किसकी होती है? शेप किसकी होती है? ये आपके सेल की होती है। तो बीचों बीच में मैंने यहाँ पर क्या रखा? आपका केंद्रक रखा। इस केंद्रक की भी होती है 2 लेयर। ये एक जाल बन गया। इसके जस्ट सामने की तरफ कुछ ऐसे प्लेट लगी हुई होती हैं जिनको हम कहते हैं गोल्गी काय। क्या कहते हैं? गोल्गी काय। इसको आप कैसे समझेंगे कि देखिए ये पूरा का पूरा एक घर है, ये पूरा एक सेल नहीं, एक घर है। घर के अंदर बहुत सारा सामान बिखरा होता है ना, ऐसी कुछ सामान है जो यहाँ पर बिखरा हुआ है, हमें उसे समझना है कि क्या क्या चीजें बैठी हुई हैं। तो मैम अंदर की तरफ न्यूक्लियस है, इसको मैंने कहा न्यूक्लियस। इसी न्यूक्लियस के अंदर हमारा ये डीएनए पाया जाता है, जो हमारे अंदर माँ बाप से, पेरेंट से जो भी सूचना आती है ना आनुवंशिक, वो लेकर के आता है कि अच्छा उनकी हाइट बड़ी थी तो हमारी बच्चों की भी हाइट लंबी हो गई, या उनकी हाइट छोटी है तो हमारी भी छोटी हो गई। मम्मी का चेहरा दिखता है गोल तो बच्चे का भी चेहरा गोल दिख रहा है। तो ऐसी चीजें ये डीएनए लेकर के आता है, पहला पॉइंट। दूसरा ये बैठा है अंतःप्रध्वी जालिका, जिसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये गोल्गी काय है जिसको गोल्गी बॉडी कहा जाता है। फिर आता है क्या? देखो जरा, यहां बैठे होंगे, कुछ घूम रहे होंगे आपके माइटोकॉन्ड्रिया। ये देखिए अंदर की तरफ इसमें एक और झिल्ली होती है और बाहर की तरफ एक झिल्ली पाई जाती है। तो ये भी आपके डबल लेयर वाले दिखाई देते हैं, इन्हें कहते हैं सूत्र कणिकाएं। क्या कहते हैं? सूत्र कणिकाएं, यहां पर इन्हें कहते हैं सूत्र कणिका, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया।
अब भाई घर में ना 3 चीजें तो बहुत इंपॉर्टेंट थी, न्यूक्लियस, अंतःप्रद्वीजालिका, गोल्गिकाए और आपके माइटोकॉन्ड्रिया। और क्या? तो और भी मैडम बहुत कुछ होता है, जैसे कि बात करें यहाँ कुछ राइबोसोम घूम रहे होंगे, कुछ आपके लाइजोसोम होते हैं, कुछ हमारे पास वैक्यूल्स पाए जाते हैं। तो ऐसे अलग अलग कोशिकांग दिखाई देते हैं। जैसे कि मैं बात करूं तो आप लिख सकते हो रिक्तिका, ठीक है, वैक्यूल, रिक्तिका का नाम इसको आप यहाँ पर दे सकते हो। दूसरा भाग जिसको हम कहते हैं आत्मघाती थैली के रूप में, तो इसको लाइजोसोम कहा जाता है। सबके अंतर को पढ़ेंगे अभी। ऐसे ही आता है आपका ये वाला भाग जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं, राइबोसोम का दे रहे हैं। ये सब कुछ ना कुछ अलग अलग काम है आपके सेल के अंदर, वो निभा रहे होंगे। इतनी कहानी सबको समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी से बताओ एक बार। एक फटाफट से थम्स अप का साइन भेजेंगे। ये देखिए, ये जो पूरा द्रव्य घूम रहा है ना, इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, यानी कि कोशिका द्रव्य यहाँ पर कहते हैं। तो मैम ये सारा सिस्टम है एक घर का, एक सेल का, बढ़िया तरीके से जो हमें दिखाई देता है। ठीक है, जल्दी से बताओ एक बार। मैम ये दुख का है, खत्म नहीं होता। अरे दुख है किस बात का, तुम्हारा दुख निवारण ही तो 21 दिन 21 मैराथन लेकर आई हूँ। ये जो बार बार का दुख है ना, ये एक बार में खत्म करते हैं। चलिए, और इस 21 दिन 21 मैराथन को पूरा करते हैं, जिसमें आपकी हर प्रकार से सारी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। कि एक चैप्टर कर लिया एक क्लास में, समय मत देखना बस, ठीक है, थोड़ी देर के लिए समय मत देखना, क्लास 1 से 1.5 घंटे की चलेगी। आराम से आपकी एक एक टॉपिक जो है वो मैं आपको कवर करा दूं, उस आधार पे कि इसका कोई पार्ट 1 पार्ट 2 ना हो। एक क्लास, 1 शॉट, एक चैप्टर खत्म। डायरेक्टली आपने अपनी थ्योरी पढ़नी है और आपको कहीं और कैसे भी नहीं जाना है। ठीक है भाई। फीस कितना है बैच का? देखो आज जो आपका साइंस स्पेशल बैच है ना, वो 399 का है। वैसे आपका वो 499 का रहता है, आज के लिए वो 399 आपका कर दिया गया है, तो प्राइस आप वहां पर देख सकते हो। ठीक है भाई, तो ये है मैम पूरा का पूरा सेल। अब समझे जरा इसको। देखो बाहर एक झिल्ली लग रही है, एक अंदर झिल्ली लग रही है। बाहर वाली झिल्ली को हम नाम देते हैं सेल वॉल का। सेल वॉल यानी कि हिंदी में बात करूं तो कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। और अंदर वाली झिल्ली को कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है? कोशिका झिल्ली। तो भैया इन दो के बीच में क्या अंतर होगा, है ना? इन दो के बीच में क्या अंतर होगा? देखो, एक होता है घर के अंदर आप जब देखते हो ना, एक आपने बाहर चौकीदार बिठा रखा है। वो चौकीदार घर में किसी को भी इजीली एंटर नहीं करने देता है। वो बड़ा सोच समझ के कहता है कि अच्छा तुम घर के हो ना तो आ जाओ, नहीं हो तो भैया बाहर चले जाओ। कोई चोर डकैत को अंदर तो नहीं आने देगा। वो सीधे कहेगा कि भैया आप हमारे घर के सदस्य नहीं हो, आप गलत उद्देश्य से आ रहे हो, आप बिल्कुल बाहर चले जाइए, घर में एंट्री नहीं होगी। तो ये दोनों मेम्ब्रेन जो होती है ना, वो बाहर ऐसे ही कुछ काम कर रही होती हैं। ये सेल आपका कौन सा सेल है? इसे हम नाम देते हैं एक आपका प्लांट सेल का। ये जो पूरी मैंने आपको सेल बनाया है, ये एक प्लांट सेल है। आप बोलोगे मैम एक बात बताओ, आपने क्यों कहा कि ये पादप कोशिका है? आपने कोई तो कुछ तो सोच समझ के कहा होगा कि एक पादप कोशिका है। बिल्कुल मैं तुम्हें बताती हूँ। ये पादप कोशिका जब भी तुम्हें दिखाई देगी ना, इसके बाहर कुछ एक और एक दो गेट दिखाई देंगे, मतलब 2 चौकीदार नजर आते हैं। लेकिन अगर मैं किसी एक जंतु कोशिका को बनाऊंगी तो यहाँ पर मात्र एक ही क्या दिखाई देता है? चौकीदार दिखाई देता है। क्यों मैडम, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसके बाहर की तरफ लगी होती है एक सेल वॉल, जो कि यहाँ पे नहीं होती, जिसका नाम है कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। और ये है आपका एक प्लांट सेल। तो हमेशा एक पहला डिफरेंस तो यही समझ के चलना, एक प्लांट और एक एनिमल में, एक पादप और एक जंतु में, कि मैडम प्लांट सेल के पास 2 लेयर होती हैं। अंदर वाली लेयर को इसकी कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, जो कि यहाँ पर भी पाई जाती है। देखो इसकी अंदर वाली लेयर है, और इस जंतु कोशिका की यानी कि एनिमल सेल की ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? बाहर वाली लेयर है। मतलब इसके पास तो बेचारे के पास एक ही चौकीदार है, सोच समझ के किसी की भी एंट्री कराने देता है। तो ये भाग जो है वो यहाँ पे नजर आएगा। अभी राइबोसोम पढ़ेंगे दोबारा से, ठीक है जी। तो ये पादप कोशिका रही कोशिका भित्ति के साथ, और ये है आपकी कोशिका झिल्ली, जो दोनों में पाई जाती है। अब एक बात बताइए मैडम, अगर हमसे पूछेगा कि कौन सा ऐसा कोशिकांग है जो सिर्फ इसमें प्लांट सेल में पाया जाता है, क्या आंसर लगाओगे? आप कहोगे प्लांट सेल में तो सेल वॉल थी, तो हम आंसर क्या लगाएंगे उसका? कोशिका भित्ति लगाएंगे। यही तो दिख रही है भाई, यही तो दिखाई दे रही है, जो केवल और केवल किसके पास है? एक प्लांट सेल के पास नजर आ रही है। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं
किसको? प्लांट सेल में सेल वॉल अकेले पाई जाती है। किससे मिलकर के बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। ये सवाल आता है आपका, सेल्यूलोज की बनी होती है। तो भैया ये पहला अंतर था किसके? प्लांट और एनिमल सेल के बीच में। सेल वॉल के आधार पे मैं इन दोनों में अंतर देख सकती हूँ। इसीलिए मैंने कहा कि ये जो सेल मैंने खूबसूरत सी बनाई है ना, इसके पास 2 झिल्ली हैं, तो डेफिनेटली ये क्या होगी? एक पादप कोशिका यहाँ पर नजर आएगी। बोलो हाँ कि ना, जल्दी से बताओ एक बार, समझ आया कि नहीं आया? ओनली सेल वॉल प्रेजेंट है, बिल्कुल सही। अब आते हैं एक बढ़िया से सेल के ऊपर। बढ़िया मतलब मैम देखो ये रहा, ठीक। पहला भाग मैंने आपको क्या बताया? सेल वॉल का। तो सेल वॉल क्या काम कर रहा है? सेल वॉल एक बाउंड्री का काम कर रहा है। सेल वॉल एक बाउंड्री का काम कर रहा है, मतलब आउटर लेयर का काम कर रहा है। इनको लिख लेना। देखो अब जो मैं तुम्हें पॉइंट्स लिखवाऊंगी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपके सवाल बनते हैं, तो इन चीजों को जरा जल्दी से आप लोग भी नोट कर लेंगे। सेल वॉल का मतलब होता है कोशिका भित्ति, ठीक है। कोशिका भित्ति एक बाउंड्री की तरह काम कर रही है, बाहरी परत है, बाहरी परत है। और बाहरी परत किसकी है? तो मैम ये पाई जाती है पादप में, यानी कि प्लांट में। अच्छा एक बात बताओ, प्लांट के अलावा किसी और में भी होगी, पूछा जाता है। तो प्लांट के अलावा जहां पाई जाती है ना, वो होते हैं हमारे शैवाल। शैवाल यानी कि एल्गी के अंदर भी पाई जाती है। एल्गी एक ऐसा जीव है जो आप सबने अगर देखा हो तो पानी के ऊपर कुछ हरे रंग की चादर बिछ जाती है, बिछती है कि नहीं? वही चादर जो ग्रीन ग्रीन कलर की बाहर दिखाई देती है ना, उसको हम कहते हैं शैवाल। और वही शैवाल भी क्या रखती है? एक आउटर लेयर रखती है। किससे मिलके बने हैं ये? सेल्यूलोज से। एल्गी में किससे मिलके बनी है? सेल्यूलोज से। वो पूछेगा कि भैया एक जीवाणु था मेरे पास, एक बैक्टीरिया था, क्या इसके पास भी सेल वॉल थी? हाँ भैया थी। किससे मिलकर के बनी थी? पेप्टाइडोग्लाइकन से मिलकर के बनी थी और म्यूरिन से मिलकर के बनी हुई थी। ये दो आपके पास क्या है? पेप्टाइडोग्लाइकन व म्यूरिन, 2 पदार्थ हैं जिनसे मिलकर के बनी हुई है। ऐसे ही आता है आपका फंगस या कवक, इसमें बनी होती है काइटिन की। किसकी बनी है? काइटिन की बनी है। तो मैम ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाग है कि किसके अंदर कौन सी कोशिका आपकी बनी हुई है। बोलिए बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं? तो ये सारी चीजें छोटी छोटी सी हैं लेकिन पेपर में आती जरूर हैं। भाई मजा आ रहा है कि नहीं? केंद्रक का भी तो अंतर होता है। रुको जरा, अभी सब कुछ आएगा, केंद्रक भी आएगा, ठीक है। हाँ जी, तो ये कहलाता है कोशिका भित्ति का भाग। इसके बाद जो अंदर की तरफ परत आएगी ना, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या मैं कहूँ सेल मेम्ब्रेन, इसकी एक खास विशेषता क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह लो या सेल मेम्ब्रेन कह लो, इसकी विशेषता होती है कि ये सिलेक्ट करती है कि भैया किसकी एंट्री होनी है और किसकी नहीं होनी है। इसे कहते हैं एक सिलेक्टिवली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कि मैं इसको कह सकती हूं अर्ध पारगम्य झिल्ली। अर्ध पारगम्य झिल्ली का मतलब क्या होता है कि मैम देखिए, घर के बाहर जो चौकीदार है ना, उसको हम किस बात के लिए बैठाए हैं कि देखो चोर अंदर नहीं आना चाहिए, बाकी मर्जी चाहे घर वाले आ जाए, रिश्तेदार आ जाए, चोर अंदर नहीं आना चाहिए। तो ये भी ऐसी होती है, सिलेक्ट करती है कि भैया तुम काम के हो, चलो तो आ जाओ, नहीं हो बाहर रहो, तुम्हारी एंट्री नहीं होगी, तुम अंदर नहीं आ सकते, तुम बाहर नहीं जा सकते। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं? आउटर लाइन ऑफ एनिमल सेल होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब किसी भी पादप कोशिका में तो सेल वॉल बाहर दिख रही थी, जंतु कोशिका में पूछेगा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन आपकी बाहर की तरफ नजर आ रही थी। जल्दी से बताओ समझ आया कि नहीं? पीडीएफ क्लास खत्म हो जाएगा उसके बाद मिलेगा, क्लास तो खत्म हो जाने दो पहले, ठीक है। और सेशन को पहुंचा देना अपने हर दोस्त यार भाई बंधु तक, पसंद आ रहा है तो जरूर से पहुंचा देना। और ये कहानी चौकीदार से भी याद रहेगी। तो इसको देखो जरा यहाँ पे कि मैम आपने ये तो हमें बता दिया, ये रही हमारी सेल वॉल, ये बाहर की तरफ नजर आ रही है, बिल्कुल हरी हरी बाहर की तरफ, हरी है। प्लांट से याद कर लेंगे कि ये पादप के अंदर है। लेकिन ऐसे ही अगर मुझे क्या दिख रहा है, एनिमल का सेल दिखाई दे रहा है, तो भैया ये देखो,
ये है एक जानवर की कोशिका, एक जंतु की कोशिका, जिसके अंदर हम बाहर से देख रहे हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है और वो अंदर के सभी कोशिकांग को बचाकर रखने का काम करती है। ठीक है, ये बैठा न्यूक्लियस, ये बैठा जाल अंतः पृथ्वी जालिका, ये देखो ये गोल्गी काय है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सेंट्रोजोम है, ये आपके वैक्यूल्स नजर आ रहे हैं। तो इस प्रकार के इन सभी चीजों को प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है। क्या ये कहानी क्लियर है कि नहीं? हाँ भाई, इट इज प्रेजेंट इन, जी हाँ। अब ये बनी कैसे होती है, ये सवाल भी आता है आपका कि ये बनी किससे होती है। ये जो पूरी झिल्ली बाहर देख रहे हो ना, बाहर तो बड़ी सिंपल सोबर सी दिख रही है, लेकिन मैम अंदर की तरफ अगर मैं इसका रूप देखूंगी तो अंदर मुझे ये ऐसी दिखती है। एक साइंटिस्ट थे जो कि गाना गा रहे थे और गाना गाते गाते निकल लिए, समझना, गाना गा रहे थे और गाना गाते गाते निकल लिए। दरअसल उनका नाम था सिंगर और निकोलसन। तो याद रखेंगे, सिंगर गाना गाते गाते निकल लिए, सिंगर और निकोलसन ने मिलकर के ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना ये दिया था। वो कह रहे थे, वो गाना गा रहे थे कि देखो भैया झिल्ली तुम्हें तो एक दिख रही है, मगर ये मिली किससे है, एक ऊपर और एक नीचे फॉस्फोलिपिड नाम का एक पदार्थ होता है, उसकी द्विझिल्ली है, उसकी डबल लेयर दिखाई दे रही है, एक ऊपर दिख रही है और एक नीचे दिखाई दे रही है। ये बीच में देख रहे हैं प्रोटीन धसा हुआ है, ये सारे के सारे कुछ प्रोटीन अंदर धस रहे हैं, कुछ आपको ये बाहर की तरफ नजर आ रहे हैं। ठीक है, और ऊपर क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट की चेन आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो कुछ इस प्रकार का सिंपल सा स्ट्रक्चर किसने दिया था, सिंगर और निकोलसन ने। सिंगर थे ना यार, गाना गाते गाते निकल लिए, अब निकल लिए मतलब घूमने चले गए कहीं पे भी, तो उन्होंने दिया था ये आपका तरल मोज़ैक प्रतिरूप, जिसको नाम देते हैं फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। जल्दी से बताओ ये कहानी क्लियर हुई कि नहीं, सिंगर और निकोलसन की कहानी समझ में आई कि नहीं आई, फटाफट से बताओ एक बार। आ गई, चल। ये यांत्रिक सपोर्ट दे रही है, एक मैकेनिकल सपोर्ट दे रही है पूरे सेल को। चलिए, तो इसको आप यहां पर लिख सकते हो कि ये किसने दिया था, ये दिया था सिंगर एंड निकोलसन ने। कब दिया था, 1972 में दिया था। और इस मॉडल का नाम क्या है, ये जो मॉडल मुझे दिखा है इसका नाम क्या है भैया, इसका नाम है फ्लूइड मोज़ैक मॉडल, यानी कि इसे हम कहते हैं तरल मोज़ैक प्रतिरूप। ठीक है, इसके अंदर पूछेगा किस किस से मिलकर के बनी हुई है, तो फॉस्फोलिपिड बना हुआ है। ये पूछा जा चुका है सवाल आपका, मैं अभी क्वेश्चन कराऊंगी आपको तब पूछूंगी। फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर है, द्वि लेयर आपको दिख रही है फॉस्फोलिपिड की, द्विकला। इसके बाद क्या आता है मैम, कुछ प्रोटीन आते हैं, अंदर की तरफ धसे हुए भी होंगे और बाहर की तरफ भी होंगे। तो आप इसमें लिख सकते हो आंतरिक और बाहरी दोनों हैं। और क्या है भैया, और बना हुआ है कार्बोहाइड्रेट यानी कि शर्करा। ये दो तीन चीजें जो हैं वो आपस में मिलकर के इस पूरी झिल्ली को यहाँ पे बना रही हैं, जो कैसी है, अर्धपारगम्य झिल्ली है। सिलेक्ट करेगी यार तुम काम के हो आ जाओ, तुम नहीं हो चले जाओ। ठीक है, तो ऐसी चीजें जो है वो हमें दिखाई देती हैं एक सेल मेम्ब्रेन के अंदर, जिसे हम कहते हैं आपकी कोशिका झिल्ली। कहानी समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी से बताओ। एक थम्स अप का साइन मुझे फटाफट से भेज दो कि भाई देखो 1 घंटा हो लिया है, लेकिन मैम हमें हर चीज जो है वो समझ में आ रही है कि नहीं। मैंने आपसे पहले ही कहा था वन शॉट मतलब वन शॉट, आज चैप्टर खत्म करेंगे तभी हम यहाँ से हटेंगे, उसके बाद ही आप लोग जाएंगे। तो इसीलिए एक एक चीज को समझेंगे, और अभी सवाल भी तो लगाने हैं, तो पता तो चले कितने पानी में झूम रहे हो तुम। जी हाँ, तो इसे कहा गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये आपने इसका रूप देख लिया। कुछ इस प्रकार से आप हिंदी में भी देखेंगे तो एक लेयर देखो ये ऊपर की तरफ दिख रही है, ये सब फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल हैं, ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला, कुछ सीधे हैं कुछ उल्टे हैं मैडम, ये ऊपर है ये नीचे है, ये अंदर प्रोटीन धस गया है इसके अंदर। ठीक है, ये प्रोटीन बाहर दिखाई दे रहे हैं, तो इसे कहते हैं तरल मोज़ैक प्रतिरूप। चलिए भैया, अब आते हैं अगले भाग पे, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं इसके अंदर का भाग, न्यूक्लियस का भाग। देखो जरा कि न्यूक्लियस जो है वो कैसा दिखाई देता है। ये न्यूक्लियस है मैडम, सबको दिख रहा है कि नहीं, क्यों भाई, बिल्कुल बीचों बीच में बैठा है। लेकिन ये न्यूक्लियस का होना और ना होना ही कोशिका में यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक का अंतर बना देता है। ठीक है, हिंदी में बताइए, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता रही हूँ, किसी को तीसरी लैंग्वेज तो नहीं दिखाई दे रही है, हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में मैं आपको बता रही हूँ। तीसरी भाषा तो देखो ना मुझे आती ना मैं तुम्हें बता रही हूँ। ठीक है,
चलो, अब कह रहा है ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस जो पाया जाता है वो बिल्कुल बीचों बीच में पाया जाता है। सराउंडिंग में बाकी इस द्रव्य में और भी चीजें तैर रही हैं मैडम, लेकिन इसकी जो बाहर की झिल्ली होती है ना, जरा ध्यान दो यहाँ पे, ये बिल्कुल बीच में न्यूक्लियस है। इसके बाहर की जो लेयर होती है इसमें छेद होते हैं। क्या पाए जाते हैं? छेद पाए जाते हैं, जिनको हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर। ये बाहर की लेयर में छेद दिख रहे हैं छोटे छोटे से सभी को। बोलो भाई फटाफट से हाँ कि ना। नहीं, आपकी इस प्लेलिस्ट को आप कवर कर लेना, आपके सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे रेलवे के हर एक एग्जाम के लिए। तो आपका ये बैच जो है वो उसी लिए आपका रखा है जिसमें आपके सारे टॉपिक्स यहीं से आपके कवर हो जाएं। ठीक है, तो ये छोटे छोटे से छेद होते हैं, लेकिन मैम और क्या होता है? और होते हैं डीएनए। ये देख रहे हो, ये है पूरा का पूरा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर ये घूमते हुए झूमते हुए से तुम्हें डीएनए दिख रहे हैं। ये बीच वाला भाग होता है न्यूक्लियोइड का। ये वाला पार्ट कहलाता है ब्रेन ऑफ द सेल, यानी कि पूरे कोशिका का मुखिया, पूरे कोशिका का मस्तिष्क, जिसको सारे काम, आप अगर कुछ भी कर रहे हैं ना, आप अगर लिख रहे हो, मेरे से बात कर रहे हो, मेरी आवाज सुन पा रहे हो, वीडियो देख रहे हो, आंख बंद कर रहे हो, दिल धड़क रहा है, हर एक कार्य मैम यही न्यूक्लियस जो है वो सेल का संभालता है। तो अल्टीमेटली आपके ब्रेन में भी कुछ सेल होंगे और उन सेल में भी न्यूक्लियस होगा, तो यही न्यूक्लियस हमारा सब कुछ संभालने का काम कर रहा होता है। ठीक है, तो अगला जो आपका कोशिकांग है, ये सब क्या पढ़ रहे हैं हम? ये सब हम कोशिकांग के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अगला वाला भाग आता है न्यूक्लियस का, जिसको हम केंद्रक भी कहते हैं, नाभिक भी कहते हैं। केंद्रक की खोज करी थी रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने करी थी? रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी। और इन्हीं को देखा गया था कि न्यूक्लियस कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, यानी कि दोहरी झिल्ली बाध्य इसको हम कहते हैं। दोहरी झिल्ली बाध्य। भाई डबल मेम्ब्रेन है कि नहीं? देखो ये सेल है, सेल के अंदर एक और दो, इनसे मिलकर के बना हुआ है। बीच में क्या है? डीएनए है। तो आप लिख सकते हो इसके पास डीएनए पाया जाता है, डीएनए प्रेजेंट है। दूसरी चीज अगर हम बात करें, इसके अंदर मैम डीएनए के अलावा न्यूक्लियोइड भी है। क्या है? न्यूक्लियोइड भी है। मतलब एक ऐसा भाग जो बिल्कुल बीचों बीच में आपको बैठा हुआ दिख रहा है, न्यूक्लियोइड भी बैठा होता है। और इसे हम कहते हैं क्रोमैटिन फाइबर। कुछ ऐसे खंड भी होते हैं जिनको क्रोमैटिन खंड कहते हैं। ये सारी चीजें यहाँ पर उपस्थित होती हैं। फिर हम बात करेंगे, इसके अंदर भी एक द्रव्य होता है जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, केंद्रक द्रव्य कहा जाता है। यहाँ पर जो भी लिक्विड भरा हुआ होगा ना, भाई सेल के अंदर लिक्विड था और उसको हमने क्या कहा था? साइटोप्लाज्म कहा था। सेल के द्रव्य को साइटोप्लाज्म कहा, तो न्यूक्लियस के द्रव्य को क्या कहेंगे? मोहिनी, विकास, बहुत बढ़िया, इसे कहा जाता है आपका न्यूक्लियोप्लाज्म। मैम थोड़ा भोजपुरी में कुछ बोलिए ना, हिंदी और इंग्लिश समझ लो, भोजपुरी में चलो इधर। तो इसे कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। फिर आता है यहाँ पर इसके ऊपर कुछ छिद्र, जिसे कहा जाता है न्यूक्लियर पोर्स, यानी कि आपके केंद्रक के झिल्ली में बाहर की तरफ कुछ छिद्र पाए जाते हैं। देखो लिखने को बहुत कुछ है, पढ़ने को बहुत कुछ है, मैं तुम्हें वो पढ़ा रही हूँ जिससे तुम्हारे वो 25 नंबर, एक एक नंबर तुम्हारे फिट बैठ जाएं। और सिंपल कंसाइज कॉन्सेप्ट जो भैया डायरेक्टली एग्जाम में आता है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखना है, तो बस ये काम करते चलना। और जिन्होंने भी सेशन को पहुंचाया नहीं है, भाई दिल से बताओ चीजें समझ में आई कि नहीं आई? सेल में हमने अब तक जितना भी पढ़ा, ईमानदारी से बताना समझ आया कि नहीं आया। आया है तो फटाफट से एक थम्स अप का साइन भेज दो, और आ गया है तो अपने भाई बंधुओं तक जल्दी से शेयर करके आ जाना। जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया हो, दिल से पसंद आया है तो सेशन को जल्दी से एक बार लाइक भी कर देना। ठीक है, अगला भाग आप क्या लिख सकते हैं कि इसे कहा जाता है ब्रेन ऑफ द सेल। कोशिका का मस्तिष्क जो है वो इसको यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, इसका काम क्या होगा? सभी चीजों को नियंत्रित करता है, यानी कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द सेल। ये कोशिका को कंट्रोल भी कर रहा होगा और इसका कोऑर्डिनेशन भी बना रहा होगा, यानी कि पूरा नियंत्रण यही करता है, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, तो इसकी इमेज जो है वो देख सकते हो, कुछ इस प्रकार से इसका रूप हमें दिखाई देता है। ये बैठा हुआ है बीचों बीच में आपका न्यूक्लियस, मतलब बाहर जाल लग रहा है लेकिन बीचों बीच में क्या बैठा हुआ है? आपका न्यूक्लियस यहाँ पर उपस्थित है। इसी न्यूक्लियस में डीएनए है, न्यूक्लियोइड है, सब कुछ यहाँ पर उपस्थित है। पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बहुत बढ़िया।
कहते हैं कर भला तो हो भला। ये मत सोचा करो कि किसी से जेलसी रखूंगा वो दूसरा सिलेक्ट हो जाएगा तो मैम मेरा क्या होगा। आप खुद पे भरोसा है ना तो हर मुकाम हर जीत तुम्हारी ही होगी। खुद पे भरोसा नहीं है तो बैठे हैं मैम वो और 1.5 लाख 2.5 लाख बच्चा जो और बैठा है ना तुम्हारे जैसे साथ में लाइब्रेरी में पीजी में तैयारी कर रहा है या कोचिंग में पढ़ रहा है, भाई पढ़ाई तो वो भी कर रहा है ना। तुम तो खुद पे भरोसा रखो, तुम बस खुद पे भरोसा रखो, जीत तुम्हारी होगी। तो इस भाग को हमने क्या कहा, न्यूक्लियस का भाग कहा। अब देखिए अगला भाग आता है, न्यूक्लियस के बराबर में एक जाल लगा हुआ है। इस जालिका को क्या कहते हैं, इस जालिका को कहते हैं अंतःप्रध्वी जालिका। ये जाल आप देख रहे हो बिल्कुल साइड में लगा हुआ है और जस्ट बराबर में लगा हुआ है। अब मैंने तुमसे कहा था न्यूक्लियस एक मुखिया है, ये एक मुखिया है, मतलब मैम सारे फैसले तो देखो यही लेता है कोशिका के अंदर। लेकिन ये जो जाल लग रहा है ना इसको कहते हैं अंतःप्रध्वी जाल। ये 2 भागों में बटा होता है और ये बनाता है खाना। क्या बनाता है, खाना। किस रूप में बनाता है, देखो जरा, इसकी एक सतह पर कुछ दाने दाने से नजर आ रहे हैं, भाई ये देखो गोल गोल से दाने दिख रहे हैं, और दूसरी सतह जो है मैडम वो बड़ी सॉफ्ट सी दिखाई दे रही है, वो बड़ी चिकनी सी दिखाई दे रही है। तो आखिर इन दोनों में क्या फर्क है, चलिए देखते हैं। अगर हम बात करें अगले कोशिकांग की, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एंडो मतलब होता है अंतः, मतलब ये जो साइटोप्लाज्म बैठा है ना इसके अंदर पाए जाने वाली, रेटिक्यूलम मतलब जालिका, तो इसको कहते हैं अंतःप्रध्वी जालिका। की अंदर की तरफ ना कुछ जाल है, और ये जाल जो है वो बनाया किसने था, वो बनाया था क्लॉड और पोर्टर साहब ने। ये 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने बनाया था। इसको 2 भागों में बांटा कि देखो एक सतह मुझे चिकनी दिख रही है और दूसरी सतह मुझे खुरदुरी दिखाई दे रही है। तो इन्होंने कहा यार एक को स्मूथ कह देते हैं एक को रफ कह देते हैं, ठीक है। इसको कहा इन्होंने चिकनी अंतःप्रध्वी जालिका, यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, और इसको कहा था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, यानी कि खुरदुरी अंतःप्रध्वी जालिका। फर्क क्या है कि मैम कोई चीज चिकनी है मतलब उसकी सतह पर कुछ नहीं लगा हुआ है, जो खुरदुरी है ना उसके ऊपर राइबोसोम लगे हैं। तो एक अंतर याद करना कि यहाँ पर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। राइबोसोम जैसे कुछ दाने दाने से कोशिकांग होता है, ये यहाँ पर आपका पाया जाता है। मैम कब तक क्लास चलेगी, प्रियंका क्लास मैंने आपको बताया था कि देखिए ये आपकी 1.5 से 2 घंटे की रहेगी। तो अभी आपका जो पूरा टॉपिक है जब तक वो खत्म नहीं हो जाता, मैंने आपसे ये भी कहा था हो सकता है टॉपिक 1 घंटे में खत्म हो जाए, कुछ टॉपिक 1.5 घंटे में खत्म हो। जब तक टॉपिक खत्म नहीं हो जाता मैं यहाँ से नहीं जाने वाली हूँ। वादा तुम्हें भी करना है कि तुम भी कहीं नहीं जाने वाले हो, तुम भी यहीं बढ़िया से टाइम जो अपना तैयारी है वो साथ में करने वाले हो, ठीक है। स्मूथ और रफ की अगर बात करें तो भैया खुरदुरा खुरदुरा क्यों है, क्योंकि राइबोसोम है। राइबोसोम क्या बना रहा है, प्रोटीन बनाता है। तो यहाँ पर होता है प्रोटीन संश्लेषण। देखो घर के अंदर किचन होता है ना, किचन में खाना बनता है, एक तरफ तो यहाँ प्रोटीन बन गया, ये बनाता है लिपिड को। किसको बनाता है, लिपिड को, वसा को, तेल को, ठीक है। तो यहाँ लिपिड की सिंथेसिस होती है, लिपिड की सिंथेसिस होती है। और लिपिड जो है वो आपकी कहीं ना कहीं झिल्लियों में भी होता है। तो हम उसे क्या कह सकते हैं कि ये जैविक झिल्ली का भी निर्माण कराने में मदद करते हैं। जैसे कि हमने कहा था ना कि आपके फॉस्फोलिपिड से बनी हुई प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो फॉस्फोलिपिड मतलब वो लिपिड यही वाला लिपिड है जो आपकी झिल्ली को बना रहा होगा। तो लिपिड से मेम्ब्रेन की झिल्ली जो है वो भी आपकी बनी हुई नजर आएंगी। तो आप कह सकते हो कि अंतःप्रध्वी जालिका 2 भाग में बटी होती है, एक चिकनी है और एक आपकी खुरदुरी है। चिकनी वाले के अंदर लिपिड बनता है और यहाँ पर राइबोसोम बनता है। अरे वाह मैम बहुत बढ़िया, मतलब आपने ना किचन में खाना तो बना दिया, पर जब खाना बनता है ना तो एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। देखो जरा भाई, ये आपका न्यूक्लियस है, ये क्या है, अंतःप्रध्वी जालिका है, ठीक है मैडम समझ गए। अब मैं आती हूँ एक बार दोबारा से ना सेल के ऊपर। देखो जरा इस सेल को ध्यान दो, इस सेल में बिल्कुल 90 डिग्री पर ये रहा जाल खुरदुरा वाला, ये रहा चिकना वाला, ये रहा न्यूक्लियस। मैम ये देखो ये बैठा है सीसीटीवी कैमरा, ये हरे हरे रंग का। इसी कैमरे को कहते हैं गोल्गी बॉडी या गोल्गी काय। क्या कहते हैं, गोल्गी काय कहते हैं। ये गोल्गी काय क्या कर रहा होता है, सोचो और जल्दी से बताओ एक बार। मैम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं कराओगी, अरे कराएंगे बिल्कुल कराएंगे, थोड़ा सा टॉपिक बचा है इसको कवर करके फिर आपके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराऊंगी। सीसीटीवी कैमरा मम्मी होती है घर में, नहीं देखो यहाँ जो सीसीटीवी कैमरा है ना
ये बैठा हुआ बिल्कुल देख रहा होता है कि अच्छा कुछ भी बनेगा ना मैं तुरंत से पकड़ लूंगा, और पकड़ने के बाद क्या करूंगा, उसके पैकेट बनाऊंगा और उसको भेज दूंगा। यानी कि आपके इस अंतःपृथ्वी जालिका ने दो चीजें बनाई, एक लिपिड बनाया और एक प्रोटीन बनाया। इन दोनों को आपकी गोल्गी बॉडी क्या करेगी, पकड़ेगी, और पकड़ करके इनके पैकेजिंग में और इनके ट्रांसपोर्टेशन में मदद करती है कि जहां जहां जरूरत होगी ना वहां पर इसको पकड़ेगी और पहुंचा देगी कि लो भैया ले जाओ, जहां जरूरत है ले जाओ, इसके पैकेट बनाएगी और भेज देगी। बस इतना सा काम होता है गोल्गी काय का। ये वाला जो अंग आपको दिख रहा है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इस पूरे गोल्गी काय का जब भी नाम आता है याद रखिएगा, फंक्शन क्या याद रखना है, पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन। हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। दो पॉइंट हमने बताए कि एक ये पैकेजिंग कराता है, दूसरा ये ट्रांसपोर्ट कराता है। लेकिन इसके अलावा मैम इसके जो पूरा स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ना, एक नाम और पूछता है जिसको हम कहते हैं कि इसकी चपटी चपटी सी जो प्लेट दिख रही है ना आपको, 1 2 3 4 कुछ इस प्रकार से, इनको नाम दिया जाता है सिस्टर्ने। क्या नाम देते हैं, सिस्टर्ने का नाम देते हैं, सिस्टर्न का नाम देते हैं। तो याद रखिएगा कि सिस्टर्न कहाँ पाई जाती है, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। क्यों है मैम, क्योंकि कई बार ना ये पूछा जा चुका है कि किस कोशिकांग में सिस्टर्न पाई जाती है, और अभी माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाऊंगी तब फिर से पढ़ेंगे कि भैया ये कहाँ पाई जाती है, ये कहाँ पाई जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें अपन अभी पढ़ेंगे। तो याद रखना सिस्टर्ने कहाँ है, गोल्गी काय में। तो भैया ये भी काम हमारा सही हो गया। अब आते हैं अगले वाले भाग पे कि गोल्गी काय ने तो चलो ठीक है ये काम करा दिया, लेकिन मैडम गोल्गी काय के अलावा यहाँ पर पाए जाते हैं कुछ लाइजोसोम। लाइजोसोम का काम क्या होता है, ये कहलाते हैं, देखो इधर ये छोटा सा भाग है, इस भाग को कहते हैं आत्मघाती थैली। इस भाग को क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। ये कहते हैं कोशिका की आत्मघाती थैली। आत्मघाती, एक बात बताओ, कोई हत्या क्यों करता है, कोई सुसाइड क्यों करता है, क्योंकि मैम प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया है, कोई भी XYZ रीजन रहा, यहाँ पर भी ना इसकी क्या हो जाती है, सुसाइड हो जाती है। ये एक एटम बम की तरह काम करता है, ये कोशिका का सफाई कर्मी की तरह काम करता है। क्या कराता है ये, इसके अंदर ना कुछ ऐसे एंजाइम साथ आने, पानी के साथ आने पर क्या कराते हैं, ब्रेक डाउन कराते हैं, चीजों को तोड़ते हैं, चीजों का पाचन करा रहे होते हैं। मान लो कि एक ऐसा भाग है जैसे हमारी बॉडी में आमाशय काम करता है, इसके अंदर कुछ एंजाइम है और एंजाइम पाचन करा रहे हैं। लेकिन अगर कभी पेट में एंजाइम बहुत ज्यादा बन जाए, या मैं कहूँ मान लो एसिड बन रहा है ना, तो पेट में एसिड बहुत ज्यादा बन जाएगा, तो बताओ तुम्हें क्या होगा। तुम कहोगे मैम एसिडिटी बढ़ गई, उल्टी हो गई, हमें वॉमिटिंग हो जाएगी, यही तो होगा कि नहीं होगा, जल्दी से बताओ एक बार। कोशिका के अंदर पाचन करता है, बिल्कुल सही। मोहिनी आज बहुत बढ़िया आंसर दे रही है, लगातार दे रही है। आत्महत्या हो जाती है इसकी कि जब एसिड बहुत ज्यादा आती है तो आपको तो उल्टी हो जाएगी, लेकिन इसके अंदर अगर ये एंजाइम बहुत ज्यादा बन गए ना तो ये टूट टूट करके क्या होंगे, बाहर आएंगे, और इस सेल को क्या कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं, कि खुद तो गया ही गया, साथ में पूरे सेल को ले डूबा, सबकी आत्महत्या करा दी। इसीलिए इसको कहते हैं आत्मघाती थैली, स्कैवेंजर ऑफ द सेल, कोशिका का सफाई कर्मी, कोशिका का एटम बम, परमाणु बम है, फट गया भैया, और इजीली क्या हो गया, यहां पर इसने डिस्ट्रॉय कर दिया। तो इसका मेन काम क्या है, इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन का। ये लिख लेना, लाइसोसोम का कार्य है अंतः कोशिकीय पाचन, कोशिकाओं का पाचन अंदर से ये क्या कराता है, और साथ साथ में इसीलिए इसको हम सुसाइडल बैग भी यहाँ पे कहते हैं। पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी से बताओ। मैम आरपीएफ की वैकेंसी आएगी 2 मार्च को, जल्दी ही तुम्हें आरपीएफ के लिए भी 2 मार्च को नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। ये मत सोचना कि समय बहुत है, समय कम है, इसीलिए हमें हर चीज को तैयार करके चलना है। चलिए अगले कोशिकांग पर बढ़ते हैं, और अगले कोशिकांग को कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। देखो आपने अब एक एक चीज को समझा है कि मैम न्यूक्लियस है, ये जालिका है, ये गोल्गी बॉडी है, ठीक है। अब ये जो घूम रहे हैं ना बर्गर जैसे स्ट्रक्चर, ये बर्गर दिख रहा है, वो हॉट डॉग बर्गर खाते हो, कितने लोग बर्गर खाते हैं, जल्दी से बताओ कितने लोग बर्गर खाते हैं। जो बर्गर खाते हैं मैम ऐसा ही तो कुछ स्ट्रक्चर दिखता है, वो हॉट डॉग बर्गर टाइप का, लेकिन ये है क्या, ये है आपकी सूत्रकणिका जिसको हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये आप देख सकते हो कुछ ऐसा रूप दिखाई देता है, इसे हमने क्या कहा, माइटोकॉन्ड्रिया।
सवाल आता है कि भैया कौन ऐसा है जो कि पावर हाउस कहलाता है, कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। कि मैडम कोशिका में हमने मुखिया भी देख लिए, किचन में खाना बन रहा था वो भी देख लिया, सीसीटीवी कैमरा भी देख लिया, अब इन्वर्टर और बैटरी भी दिखा दो, भाई घर है तो इन्वर्टर बैटरी भी होंगे। तो ये काम करता है पावर हाउस का, ऊर्जा घर का काम करता है, ठीक है। इसी को हम इन्वर्टर, बैटरी, ऊर्जा संयंत्र, पावर हाउस इन सभी नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि यहाँ पर बनती है ऊर्जा। किस रूप में बनती है? एटीपी के रूप में बनती है। पूछा जाएगा, ठीक है, पूछा जाएगा कि कौन सा भाग ऊर्जा घर कहलाता है, वो आपका ये वाला भाग यहाँ पर कहलाता है। क्यों? क्योंकि ये एटीपी बना रहा होता है। देखो एक बात और समझना, मैं फिर से कहूंगी, आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पहले चैप्टर मेरे से पढ़ रखा होगा, बहुत डिटेल में हमने इसको और भी पढ़ा है। हम यहाँ रेलवे ऑब्जेक्टिव से पढ़ रहे हैं, रेलवे को टारगेट करते हुए जो जो चीजें महत्वपूर्ण हैं वो आपके हर तरह से पेपर में आएंगी, उन सभी चीजों को हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो हम वही पॉइंट्स लिखेंगे जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ चाहिए मुझे तो कहाँ मिलेगी, पढ़ना मत तुम, पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ क्लास के बाद मिलेगी ना, क्लास तो खत्म होने दो पहले। तो इसे कहते हैं ऊर्जा घर। दिख कैसा रहा है? बर्गर जैसा। तो लिख सकते हो कि माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? एनर्जी सिंथेसिस में, एटीपी के फॉर्मेशन में। देखिए आपने आज तक साइंस पढ़ी हो ना पढ़ी हो, एटीपी की फुल फॉर्म जो है वो जरूर याद रखना, उसे कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। बात आएगी कि इसने काम क्या करा, तो एटीपी का निर्माण कराया। इसकी खोज किसने करी थी? रिचर्ड अल्टमान का नाम याद रखना, रिचर्ड अल्टमान का। और इससे पहले ना इसको कहा जाता था, ये अभी तो आप इसको नाम दे रहे हो सूत्रकणिका, लेकिन पहले इसको नाम दिया जाता था बायोब्लास्ट का। क्या नाम दिया जाता था? बायोब्लास्ट। तो आपसे पूछेगी भैया पहले क्या नाम था इसका? बायोब्लास्ट था। जो किसने दिया था? बेंदा ने नाम दिया था, ठीक है। नाम जो दिया था वो बेंदा नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने यहाँ पर दिया था। एटीपी जो है वो प्रेजेंट है। ये डायरेक्ट भैया देखो टू द पॉइंट चीजें हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया भी कैसा होता है मैम? दोहरी झिल्ली बाध्य होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड कहलाता है। मतलब इसके ऊपर भी क्या होती है? दोहरी झिल्ली पाई जाती है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं? दोहरी झिल्ली बाध्य कहने का मतलब कि मैम देखो इसमें एक मेम्ब्रेन तो ये रही, अंदर वाली झिल्ली को ना मैं मोड़ देती हूँ कुछ ऐसे, कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से, और इसी को कहा जाता है आपके, क्या कहा जाता है? क्रिस्टे कहा जाता है। तो याद रखना क्रिस्टे के नाम से ये जानी जाती है। अब मैंने तुम्हें याद कराया था गोल्गी काय में सिस्टर्न, तो सिस्टर्न जो थी वो गोल्गी बॉडी में थी, और यहाँ क्या है? क्रिस्टे है। बोलो समझ आ रहा है कि नहीं? इट फॉर्म्स एटीपी, इट हैज क्रिस्टे। ये बहुत चुनिंदा पॉइंट्स हैं जो आपके पेपर में नंबर बना सकते हैं कि इसकी अंदर वाली झिल्ली ना मुड़ी हुई है तभी तो बर्गर जैसा दिख रहा है ये। साथ ही साथ में इसके पास अपना डीएनए भी होता है, ओन डीएनए, यानी कि स्वयं का इसका डीएनए पाया जाता है, ठीक है। दूसरी कहानी एक और होती है कि यहाँ पर होता है कोशिकीय श्वसन, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। वो पूछेगा कि किस कोशिकांग में श्वसन की क्रिया होती है, या मैं कहूँ कि एटीपी बनता है, तो भैया कोशिकीय श्वसन कहाँ हो रहा है? आपके सूत्रकणिका के अंदर होता है। इसी श्वसन के बाद दो प्रकार से ऊर्जा बनती है। अगर 36 या 38 एटीपी बने हैं तो बता देना वायवीय श्वसन हुआ था, एरोबिक रेस्पिरेशन था, और मात्र 2 एटीपी बने हैं तो अवायवीय श्वसन हुआ है। कितने लोग जिम जाते हैं? क्यों भाई, कितने आप में से ऐसा है जो जिम जाते हैं? मान लो चलो मैडम हम जिम जाते भी हैं ना, तो हम बहुत एक्सरसाइज कर लेते हैं। आज पहले दिन था हम जिम चले गए। जो लगातार जाते हैं उन्हें पता है कि अगर एक दिन छुट्टी कर लेते हैं ना तो किस प्रकार से हमें बॉडी में दर्द होता है। वो इसी प्रकार से होता है, वो इसी 2 एटीपी के बनने की वजह से होता है कि तुम्हें उस दिन ज़्यादा एनर्जी नहीं मिली, और एनर्जी नहीं मिली यानी कि ऑक्सीजन कम, और ऑक्सीजन कम तो एनर्जी भी कम ही यहाँ पर बनेगी। क्या ये बात सभी को क्लियर हो रही है कि नहीं? हाँ भाई जल्दी से बताओ, समझ आ रही है? तो कुछ इस प्रकार से ये सूत्रकणिका है जो इन सभी कामों को यहाँ पर करा रही है। अगली भाग बात करेंगे, अगला भाग जो है उसे हम नाम देते हैं आपका प्लास्टिड का। देखिए भाई प्लास्टिड जो होते हैं ये भी हमारे एक प्रकार के कोशिकांग हैं।
जो कि क्या काम करेंगे, मुख्य तौर से कोई भी फल है, कोई भी फूल है जिसके अंदर रंग नहीं है, वो हरे रंग का है, ठीक है, कली है हरे रंग की है, अभी खिली नहीं है, उसके अंदर एक प्लास्टिड होता है जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। लेकिन जैसे ही वो खिल जाएगी, उसमें रंग आ जाएगा ना, तो एक दूसरा वर्णक बन जाता है जिसको कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। ये सारा काम होता है प्लास्टिड का। प्लास्टिड भी अपने आप में क्या है, एक प्रकार का कोशिकांग है, और वो कोशिकांग किसने दिया था, तो ई हैकल साहब ने दिया था। आप लिख सकते हैं एक अगले कोशिकांग के बारे में, जिसको हम हिंदी में कहते हैं लवक, या फिर किचन ऑफ द सेल, किचन ऑफ द सेल, कोशिका का रसोई घर। देखो एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊंगी कि आप लोगों ने अभी तक कोशिका पढ़ी, कोशिका के दो भाग पढ़े, यूनिसेल्युलर मल्टीसेल्युलर, कोशिका की थ्योरी पढ़ी, सिद्धांत पढ़ा, फिर आपने समझा कि कोशिका दो प्रकार की है, एक प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, और उसके अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं, इन सभी कोशिकांगों को पढ़ रहे हैं कि मैम मेरे पास अगर एक सेल ये है ना, इसके अंदर जितने भी अलग अलग कोशिकांग हैं वो क्या क्या हैं, उन सभी चीजों को बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। हमने न्यूक्लियस पढ़ा, अंतःपृथ्वी जालिका पढ़ी, फिर हमने उससे लगा हुआ गोल्गी काय पढ़ा, फिर हमने लाइजोसोम पढ़ा, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा, और अब हम प्लास्टिड्स पढ़ रहे हैं। ये प्लास्टिड्स जो होते हैं ये आपके रसोई घर कहलाए जाते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जिनको चीजें अभी तक की सारी समझ में आ गई हैं? मैम गोल्गी बॉडी पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट करते हैं प्रोटीन और लिपिड का, जो बना है ना आपके अंतःपृथ्वी जालिका से, उसको उठाएंगे और उसका पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन करने का काम करते हैं। ठीक है, हाँ रोशन, नोट्स बाइलिंगुअल आपको मिल जाएंगे जो हमने प्रॉपर लिखवाए हैं, और आपकी पीडीएफ है वो आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया उत्कर्ष। तो प्लास्टिड जो होते हैं इनकी अगर हम बात करें तो इसकी खोज करी थी ई हैकल ने। ई हैकल साहब के बाद अगर हम बात करें, ये 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं, जिसमें पहला आता है आपका क्लोरोप्लास्ट, जिसे आप कहते हो हरित लवक। दूसरा होता है क्रोमोप्लास्ट, और तीसरा कहलाता है ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट को कहते हैं वर्णी लवक, और ल्यूकोप्लास्ट को कहते हैं अवर्णी लवक। होता क्या है कि यहां पर उपस्थित होता है क्लोरोफिल, जो हरा रंग देता है और प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। क्लोरोफिल जिसे हम कहते हैं आपका हरित लवक, मतलब प्रकाश संश्लेषण में मदद करने वाला, फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, तो मैम इसने क्या किया था, इसने रंग दिया है, हरा रंग दिया है, लेकिन बाकी सब में तुमने कहा टमाटर जो है वो लाल हो गया, तो कोई वर्णक आया होगा जिसकी वजह से हमने क्या नाम दिया, क्रोमा। क्रोमा मतलब कलर, कलर मतलब कोई ना कोई वर्णक है। तो यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, कुछ पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, कुछ पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि कुछ वर्णक उपस्थित हैं जो रंग दे रहे हैं। ठीक है, ये क्लोरोफिल है, यहां से आपको हरा रंग मिल रहा है, और ये आपको क्या करेगा, रंगीन बनाएगा। पिगमेंट कौन कौन से होते हैं आप लिख सकते हो, फ्यूकोजेंथिन, फिर आएगा जेंथोफिल। ठीक है, और इसी प्रकार से आपका कैरोटिनॉइड, लाइकोपीन, ये सारे अलग अलग ऐसे वर्णक हैं जो रंग देने का काम करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कुछ इस प्रकार से पिगमेंट जो रंग देंगे। अवर्णी लवक का काम क्या होगा कि ये ऑयल को, स्टार्च को, प्रोटीन को स्टोर करते हैं, स्टोरेज में मदद करते हैं। यह तेल, स्टार्च व प्रोटीन का भंडारण करते हैं, भंडारण करते हैं। तो ये आपके 3 भाग होते हैं जो किसमें आते हैं, प्लास्टिड्स के अंदर आते हैं। सुनाई दे रहा है? अच्छा, डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। देखो एक बात याद रखना, तुम्हें जो लगता है ना कि मैम समय, मैं आपसे कह रही हूँ कि आप
से अगर मैंने वादा किया है वन शॉट, बेटा वन शॉट का मतलब वन शॉट होता है, मतलब हम एक ही क्लास में पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। ये नहीं है कि आधा छोड़ दें या कुछ चीज़ें आपकी रह जाएं फिर अगले पार्ट में उसे कवर करें या उसे ना कराएं। ये सारी चीज़ें मेरे तौर पे तो नहीं होने वाली हैं। मैंने आपसे कहा है कि मैं पूरा कराऊंगी, और एक शॉट मतलब वन शॉट, चाहे उसमें समय 1.5 घंटे का लगे या आधा घंटा ही क्यों ना लगे, टॉपिक खत्म होने वाली बात है। तो आज का टॉपिक जो हमने चुना है सेल का, उसे हम पूरा खत्म करेंगे तभी ये क्लास बंद होगी। सबको मजा आ रहा है तो सेशन को लाइक कर देना, और साथ साथ में अपने हर दोस्त यार भाई बंधु तक भी पहुंचा देना, ताकि वो लोग भी इस क्लास को यहाँ पे कर पाए। मुकाबला जो करना है ना इस बार, तुम्हें पता है लाखों की संख्या में फॉर्म भरे जाएंगे, और उसमें तुम्हें अपनी एक सीट पक्की करनी है। तुम्हारे लिए एक एक पॉइंट, इसीलिए कि कोई भी शब्द मिस ना हो जाए और तुम पेपर में ये ना कहो कि राधिका मैम आपने बताया नहीं था या मेरा वो पार्ट छूट गया, फिर तो तुम तो यही कहोगे ना। तो हमें तो हर प्रकार से मजबूती और मेहनत के साथ अपनी तैयारी करनी है, नोट्स साथ में बनाते हुए चलना, ताकि एक भी चीज मिस ना हो। अपने हाथ से लिखे हुए नोट्स आज तक तुम्हारे जो हैं वो लास्ट तक मदद करेंगे, ठीक है। तो भैया बना लीजिए बस बढ़िया तरीके से। तो इसे कहते हैं क्लोरो मतलब हरे रंग के लिए, क्रोमा मतलब रंगीन, और ल्यूको मतलब सफेद के लिए। हम कह रहे हैं कि यहाँ कोई रंग नहीं है, लेकिन हाँ ये वसा को, स्टार्च को, प्रोटीन को भंडारण करके रखता है। पॉइंट क्लियर हुआ। मैम अब फाउंडेशन बैच पढ़ने की ज़रूरत है या नहीं है? हिंदुस्तान हमारा बिल्कुल नहीं है। आप इस सीरीज़ को कवर कर जाना रेलवे के लिए। रेलवे में आप इस सीरीज़ को कवर करेंगे तो आपके सारे टॉपिक्स जो हैं वो साथ साथ में कवर हो जाएंगे, ठीक है भाई। चलो, तो ये प्लास्टिड रहा, इसने यहाँ पर क्या करा आपका, इस प्रकार से चीजों को यहाँ पर बना दिया। लेकिन मैम इसकी दो खास विशेषता कि ये जो हरित लवक होता है ना, इसके पास भी दोहरी झिल्ली होती है, यानी कि डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है। यह भी कैसा होता है आपका, दोहरी झिल्ली बाध्य होता है, मतलब डबल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। और इसके पास भी अपना डीएनए पाया जाता है, ओन डीएनए यहाँ पर भी है। मतलब अगर मैं देख रही हूँ कि ये मेरे पास क्लोरोप्लास्ट है, तो देखो एक झिल्ली बाहर और एक झिल्ली अंदर, इस प्रकार से मुझे दो झिल्लियां यहाँ पर दिखाई देंगी, ठीक है। तो इसे कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो क्वेश्चन ना एक बार ये भी आया था कि कौन से ऐसे 3 कोशिकांग हैं जिनके पास डबल मेम्ब्रेन है। याद करिए, डबल मेम्ब्रेन मैंने आपको 3 जगह लिखवाई है। पहला भाग माइटोकॉन्ड्रिया में, दूसरा भाग न्यूक्लियस के अंदर, और तीसरा भाग आपको प्लास्टिड के अंदर। इन तीनों के पास क्या है, दोहरी झिल्ली है, मतलब इनके ऊपर एक नहीं डबल लेयर है, और इनके पास स्वयं का डीएनए भी पाया जाता है। ये सवाल अगर पूछ लिया जाए ना कि कौन से 3 ऐसे कोशिकांग हैं, तो आप ये बात यहाँ पर बता सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज कि अगर आपसे ये कहा जाए कि यार नहीं याद, मुझे ट्रिक बता दो, तो इसकी एक ट्रिक कह देना, मुझे नहीं पता। क्या कहोगे, मुझे नहीं पता? मुझे नहीं पता का मतलब ये नहीं है तुम्हें नहीं पता, मुझे नहीं पता का मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और प्लास्टिड। तो छोटी सी एक ट्रिक से आप इसे याद कर सकते हो कि भैया देखो मुझे नहीं पता। माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, प्लास्टिड, इन तीनों के पास डबल मेम्ब्रेन और अपना खुद का डीएनए यहाँ पर पाया जाता है। मैम पूरी साइंस, हिंदी, इंग्लिश दोनों में होगी। बेटा लाइकोपीन एक प्रकार का वर्णक है। तुम कहते हो ना कि टमाटर में लाल रंग आया, कहाँ से आया? मिर्च में लाल रंग आया, कहाँ से आया? ये वर्णक होते हैं जो आपके रंग देने का काम करते हैं। और ये वर्णक किस में है? क्रोमोप्लास्ट में है। ये जो हमने यहाँ पे लिखा है ना वर्णी लवक, तो वर्णी मतलब वर्णक दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। चलो, हाँ लाल रंग जो है लाल मिर्च का, वो इस प्रकार से दिखाई देता है। तो ये सारे हमारे क्या थे, कोशिकांग थे। इसके बाद एक कोशिकांग और आपका यहाँ पर बनता है, जिसको हम क्या कहते हैं, इसको राइबोसोम का नाम देते हैं, ठीक है। राइबोसोम को कहा जाता है प्रोटीन फैक्ट्री। क्या कहा जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर प्रोटीन का संश्लेषण होता है, मतलब प्रोटीन जो है वो यहाँ पर आपका बनता है। राइबोसोम की खोज करी थी जॉर्ज पैलेड ने। खोज करता थे इसके जॉर्ज पैलेड, और ये एक छोटा सा कोशिकांग है, मैं कहूंगी सबसे छोटा कोशिकांग यही है। और सबसे छोटा होने के साथ साथ ना मैम ये राइबोसोम और क्या कराता है, तो याद रखिएगा कि ये दोनों में मिलता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में भी मिलता है और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में भी मिलता है। जिसमें प्रोकैरियोटिक के अंदर ये 70S टाइप का होता है और यूकैरियोटिक के अंदर ये 80S टाइप का होता है। एस क्या है इसमें? ही है, यहाँ लिख लेना। एस का मतलब होता है स्वेडबर्ग यूनिट या फिर
स्वेडबर्ग की इकाई। भाई किसी चीज में अगर आप माप रहे हो तो इसकी इकाई भी तो होगी कोई ना कोई, तो इसे हम स्वेडबर्ग की यूनिट कहते हैं। और इन कोशिकांग को सबसे छोटा कोशिकांग कहा जाता है, राइबोसोम। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई, जल्दी से बताओ मुझे एक बार। 90%। अच्छा, कहाँ रह गया भैया तुम्हारा 10? देखो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा रिवाइज करोगे, क्लासेस रेगुलरली लोगे, अपने नोट्स बनाओगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन ना आए तब मुझसे कह देना। कई बार पेपर में पूछा गया है कि राइबोसोम किस में मदद करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में। ये तीनों ट्रिक से आपका डेफिनेटली क्वेश्चन आता ही आता है। ये पूछेगा प्रोकैरियोटिक में किस टाइप का राइबोसोम है, तुम बताओगे 70S का। पूछेगा यूकैरियोटिक में किस टाइप का है, 80S का। एस क्या है, इसकी इकाई होती है। ये सब 12th में पढ़ लिए हो, बहुत बढ़िया बात है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है, जो साइंस में बिल्कुल नए हैं, क्या आपको समझ में आई कि नहीं आई? मैम राइबोसोम दिखता कैसा है, आप हमें ये और बता दो। देखो भैया राइबोसोम ना कुछ ऐसा दिखता है, एक इसकी बड़ी इकाई होती है, एक छोटी इकाई होती है, मतलब दो यूनिट से मिलकर के यहाँ पर बना हुआ होता है। तो इसे हम कहते हैं राइबोसोम या प्रोटीन की फैक्ट्री। क्या बना रहा है ये, इस आरएनए से प्रोटीन को पढ़ेगा, समझेगा अमीनो एसिड्स को, और उन्हें बना करके लंबी सी एक चेन तैयार कर देता है। ठीक है जी हाँ, चलो। तो ये कहलाता है आपका राइबोसोम। इसके बाद आपका एक आखिरी कोशिकांग जिसको हम कहते हैं वैक्यूल। वैक्यूल नाम का एक भाग भी आपके पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। साथ साथ में आप क्या कहेंगे कि ये जितना भी भाग हमें दिख रहा है ना, ये आपके एक बड़ा सा भाग बनकर के प्लांट और एनिमल दोनों में मिलेगा। प्लांट्स के अंदर जब आप देखते हैं तो भैया प्लांट्स में देखो बीच में बड़ा सा भाग दिख रहा है, क्यों भाई दिख रहा है कि नहीं, ये इसका न्यूक्लियस है। ये क्या है, इसे हम वैक्यूल का नाम देते हैं। इस वैक्यूल का काम क्या होता है मैम? इस वैक्यूल का काम होता है जितना भी पानी है, जितने भी खनिज पदार्थ है ना, उनको ये स्टोर करके रखता है। ठीक है, उनको ये स्टोर करके रखता है, इकट्ठा करके रखता है। अब तक तुमने ये भी सुना कि माइटोकॉन्ड्रिया पे, न्यूक्लियस पे, प्लास्टिड पे डबल लेयर थी, यहाँ पर एक सिंगल लेयर होती है। एक लेयर इसके ऊपर चढ़ी होती है, देखो एक लेयर इसके ऊपर लगी होती है जिसको हम नाम देते हैं टोनोप्लास्ट का। क्या नाम देते हैं, टोनोप्लास्ट का। तो वैक्यूल के बारे में आप ये कह सकते हो कि ये दोनों के अंदर पाया जाता है। ठीक है, वैक्यूल को हिंदी में कहते हैं भैया रिक्तिका। ये सिंगल मेम्ब्रेन वाला, अब तक डबल मेम्ब्रेन पढ़ रहे थे ना 3 के अंदर, ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, कॉल्ड एज टोनोप्लास्ट। इसकी लेयर का नाम होता है टोनोप्लास्ट। आप लिख सकते हो एकल झिल्ली बाध्य, एकल झिल्ली बाध्य कोशिकांग। इसके बाद यह इट स्टोर्स वाटर एंड मिनरल। ये क्या करता है, पानी व खनिज को एकत्रित करता है। ठीक है, अगला भाग यहां पर लिख सकते हैं, प्लांट्स में भी होगा और एनिमल में भी होगा, लेकिन इसका एक छोटा सा डिफरेंस लिख लेना कि देखो प्लांट्स में ना ये एक ही होता है और बहुत बड़े साइज में होता है। आप लिख सकते हो 1 इन नंबर एंड लार्ज साइज। एक ही होता है लेकिन साइज में बड़ा होता है, संख्या में एक है बट आप लिख सकते हैं आकार इसका बड़ा होता है। और अगर मैं किसी जानवर में बात करूं तो यहाँ पर ये बहुत सारे छोटे छोटे से पाए जाते हैं, मैनी इन नंबर बट स्मॉल साइज। ठीक है, छोटे छोटे से होंगे लेकिन बहुत सारे होंगे, छोटे आकार में ज्यादा संख्या में। तो भाई ये कहलाता है आपका वैक्यूल। याद रखिएगा कुछ इस प्रकार से दोनों के अंदर मिलेगा, प्लांट्स में भी मिलेगा और एनिमल्स में भी मिलेगा। इसकी लेयर पूछेगा तो आप बता सकते हो टोनोप्लास्ट, इसकी झिल्ली को यहाँ पर कहा जाता है। ये कोशिकांग ही है सारे जो हम पढ़ रहे हैं, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अंगों के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। इसमें कोशिका रस जो है वो बैठा हुआ होता है। तो लगभग आप ये कह सकते हैं कि मैम ये भी हमारा एक ऐसा कोशिकांग है। अब मुझे एक बात बताओ जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में, कौन सा ऐसा कोशिकांग था जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में था, एनिमल में नहीं था? फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताओ।
जल्दी से बताएं एक बार। क्वेश्चन करवाने की बोली है और आप क्या करवा रही हैं, पीवाईक्यू। अच्छा, जब तक थ्योरी नहीं होगी मैं आपको सवाल नहीं करवाऊंगी। थ्योरी अब आपकी हो चली है, अब मैं आपको कुछ सवाल करवाऊंगी। मैंने तुमसे वादा किया था कि बिना थ्योरी के क्वेश्चंस का कोई मजा नहीं है, ठीक है। तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि मैम सिर्फ तुम्हें पीवाईक्यू करा के काम खत्म कर देंगी, नहीं। 21 दिन 21 मैराथन में मैं पहले कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगी, फिर आपको सवाल लगवाऊंगी, और एक एक सवाल चाहे पीवाईक्यू का हो चाहे एक्सपेक्टेड हो, मैं सब कुछ आपको कराऊंगी। अब देखिए आपका सवाल आ रहा है यहाँ पर आंसर सेल वॉल का। बिल्कुल सही कह रहे हो। तो एक कोशिकांग मैंने बढ़ा सेल वॉल का, जो कि सिर्फ प्लांट में पाया जाता है। लेकिन इधर देखो, ध्यान दो, एक कोशिकांग मैंने तुम्हें ये भी बताया था प्लास्टिड का। भाई प्लास्टिड में ना खाना बनता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या क्लोरोफिल इंसान में होता है या किसी जानवर में होता है? आप बोलोगे नहीं होता मैम। इसीलिए जितने भी हमारे प्लास्टिड्स होते हैं ना, ये भी केवल प्लांट में पाए जाते हैं। ठीक है भाई, तो ये आप लिख सकते हो, इट इज ओनली इन प्लांट सेल, ये एनिमल सेल्स में पाया नहीं जाता है। आवाज आ रही है सभी को? थ्योरी बेस्ट है जी हाँ। देखो मैं, मेरा मानना ये है बिना थ्योरी के ना कुछ भी मजा नहीं है। तो ये सारे भाग थे आपके जो हमने सभी सेल ऑर्गेनेल्स के रूप में पढ़े, सभी कोशिकांग के रूप में पढ़े। तो अब आप कह सकते हो कि अच्छा मैम, अगर हम पूरे सेल की अगर बात करें तो हमने लगभग सारे कोशिकांग को यहाँ पर देख लिया है। ये सब अलग अलग हमारे कोशिकांग होते हैं जो कि किसी भी कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। इसके अंदर आपका एक भाग रहता है सेंट्रोजोम वाला, वो हम कल जो हम सेल डिवीजन पढ़ेंगे ना उसके अंदर इसकी शुरुआत करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे कि भैया सेंट्रोजोम जो है वो किस प्रकार से विभाजित होते हैं और क्या क्या चीजें यहाँ पर दिखाई आपकी देती हैं। अब शुरू करते हैं एक और डिफरेंस को, जिसको कहते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का। तो भाई देखो, तुमने एक चीज देख ली कि सारे के सारे जो कोशिकांग है ना, उन सभी के अंदर हमने क्या देखा, हमने एक यूकैरियोटिक सेल को देखा, और यूकैरियोटिक सेल में मेरे पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस था। बोलो था? ठीक है मैडम, था। इसके अलावा सारे कोशिकांग थे, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल, राइबोसोम, सब कुछ थे। जी हाँ थे। इसमें डीएनए भी था और इसमें एक हिस्टोन नामक प्रोटीन भी पाया जाता है। इसके जीव यूनिसेल्युलर भी होते हैं और मल्टी सेल्युलर भी होते हैं। मतलब इसके पास, किसी भी यूकैरियोटिक जीव के पास जितनी भी चीजें हैं ना, वो सब एडवांस हैं, सब कुछ है। लेकिन मैं कंपेयर करूंगी अगर किसी प्रोकैरियोटिक सेल से, तो ध्यान रखना इसके पास न्यूक्लियस भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है। ठीक है, इसका न्यूक्लियस कैसा होता है? बिना झिल्ली वाला होता है, खाली आपको सेल में दिखाई दे जाएगा। इसके पास हिस्टोन नहीं होते। डीएनए कैसा होता है इसका? देखो ऐसा पाया जाता है, गोल गोल तरीके से। हमारा डीएनए कैसा होता है? ऐसा दिखाई देता है। तो इसका डीएनए कैसा है? सर्कुलर डीएनए है। इसके पास बहुत सारे कोशिकांग जो है वो नहीं होते हैं, और कुछ के पास ही सेल मेम्ब्रेन यहाँ पर होती है। तो कहने का मतलब है कि मैम इसके पास सारी चीजें नहीं है। इसके पास बस राइबोसोम होते हैं, जो मैंने बताया 70S टाइप के हैं। कि एक शॉर्ट, वन शॉर्ट अगर इसका डिफरेंस समझना हो ना मुझे, कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या अंतर है, तो देखो कुछ चीजें जो दोनों में पाई जाती हैं, कुछ चीजें जो दोनों में पाई जाती हैं वो होती हैं आपकी क्या क्या? इसके पास डीएनए है दोनों के पास, इसके पास राइबोसोम है दोनों के पास, सेल मेम्ब्रेन है और दोनों के पास साइटोप्लाज्म है। बाकी चीजें इसके अंदर और इसके अंदर अलग अलग होती हैं, यानी कि प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक में अलग अलग दिखाई देती हैं। हिंदी में मत लिखो, नहीं, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखूंगी, दोनों में आपको बता रही हूँ। ठीक है, जैसे इसका सिंपल स्ट्रक्चर है, इसका कॉम्प्लेक्स होगा, ये साइज में छोटा है, ये बड़ा होगा। इसकी सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकन है, यहाँ पर सेल वॉल सेल्यूलोज की होती है। इसके अंदर आपको यूनिसेलुलर जीव दिखते हैं, एकल कोशिकीय, यहाँ पर बहुकोशिकीय और एकल कोशिकीय दोनों होते हैं। यहाँ पर कोई सेल ऑर्गेनल और नहीं दिख रहा कि प्रोकैरियोटिक में अंतः पृथ्वी जालिका दिखे ना, कोई गोल्गी बॉडी है नहीं, कोई लाइसोसोम है नहीं, कुछ भी नहीं होता है। और दूसरा, इसमें सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया आते हैं, सिर्फ और सिर्फ जीवाणु यहाँ पर आते हैं। ठीक है, क्या आप 21 दिन वाली क्लास, हाँ जी, ये 21 दिन वाली क्लास अब आप लोग बढ़िया तरीके से ले सकते हैं। तो ये कहानी थी हमारे आज के सेल की। अब देखो आरपीएफ में कुछ सवाल आए हुए हैं, मैं पहले उन्हें आपको दिखा देती हूँ कि कौन कौन से सवाल हमारे पूछे जा चुके हैं। एक बार इस क्वेश्चन का आंसर लगाइए। ये 17 जनवरी 2019 में पेपर हुआ था आपका आरपीएफ कांस्टेबल का। उसमें पूछा था कि हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। जल्दी से बताओ एक बार। श्वसन अंग भी अलग अलग होते हैं, हाँ।
अच्छा बना, अच्छा सब कुछ अलग अलग होता है, सब कुछ बताएंगे। ठीक है, मजा आया कि नहीं आया थ्योरी पढ़ने में? मुझे एक थम्स अप का साइन साथ में भेज देना भाई, मजा आया है। और सेशन को जिन्होंने लाइक नहीं किया है लाइक कर देना, ताकि आप सभी के आगे जो फर्दर क्लासेस हो उनके भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, एक भी क्लास मिस नहीं होनी चाहिए। पूरा टाइम टेबल तुम्हें बताया है, लगातार ऐसे ही क्लास कराऊंगी, चाहे 11 से 1 बज जाए या 12:30 तक खत्म हो या 12 तक हो, टॉपिक खत्म होना चाहिए, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, आंसर लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही। डी क्या है? रॉबर्ट ब्राउन है, इन्होंने ही खोज करी थी आपके न्यूक्लियस की। अब बताओ ये सवाल लगाने में समस्या लगी क्या? ये सिंपल क्वेश्चन आपका पिछले वर्ष पूछा जा चुका है, मतलब 2019 में। इन्होंने डेड सेल की खोज करी थी, इन्होंने जीवित कोशिका की खोज करी थी, और फ्लेमिंग साहब ने पेनिसिलिन बनाई थी, जो हम अभी आगे पढ़ेंगे जब हम बीमारियां पढ़ेंगे। इन्होंने पेनिसिलिन नाम की एक दवाई एंटीबायोटिक के तौर पर बनाई थी। ठीक है, अगला सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए? डीएनए का क्रियात्मक भाग कौन सा है? जीन है, लाइसोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, या गोल्गी एपरेटस है? ये भी आपके आरपीएफ कांस्टेबल 20 जनवरी 2019 में जो पेपर हुआ था उसका सवाल है, बताओ फटाफट से। गौरव, उत्कर्ष, ठीक है, साहू, चिंटू, विपिन, अविनाश, ठीक है, चलो जल्दी जल्दी से आंसर लगाओ। डीएनए का कार्यात्मक भाग कौन सा होता है? तो मैम डीएनए मतलब जीन, कुछ और होगा ही नहीं। यही है जो अल्टीमेटली हमारी बॉडी में माता पिता से ट्रांसफर होता है और आपके अंदर जितनी भी सूचनाएं हैं उनको पहुंचाने का कार्य ये करता है। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? अंतः पृथ्वी जालिका बताई थी, 2 चीजें बना रही थी, एक प्रोटीन बना रही थी, एक लिपिड बना रही थी। इसमें एक चिकनी थी और एक खुरदुरी थी। लाइसोसोम को हमने कहा था कि यहाँ पर पाचन हो रहा है, आत्मघाती थैली कहा था। गोल्गी काय भी 2 काम कर रही थी, पैकेट बना रही थी और ट्रांसपोर्ट कर रही थी। बस इनके छोटे छोटे से काम जो है वो आपने यहाँ पर याद रखने हैं कि किस प्रकार से इनके कार्य जो हैं वो देखे जाते हैं। चलिए अगला सवाल बताइए, कोशिका अंगक जो केवल पादप कोशिका में मौजूद होता है, लगाओ आंसर, जल्दी जल्दी से बताओ। जो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पाया जाता है? प्लांट सेल में। लाइसोसोम, प्लास्टिड, गोल्गी एपरेटस या फिर वैक्यूल? सिंपल है मैम, कौन सा पाया जाता है? अब सेल वॉल तो ऑप्शन में है नहीं, तो अपने को क्या लगाना है यहाँ पर? प्लास्टिड लगाना है। अरे हो जा भैया, ठीक है। तो लवक इसको यहाँ पर कहते हैं। लवक क्या है? केवल प्लांट सेल में है, बाकी सारे दोनों में थे, प्लांट में भी थे और एनिमल के अंदर भी उपस्थित थे। आई होप दिस वन इज क्लियर। बहुत अच्छे। सो याद रखेंगे कुछ इस प्रकार से सवाल। ये भी आपका आरपीएफ कांस्टेबल 2019 का है, 5 साल से तो पेपर ही नहीं हुआ ना मैम। ऐसे ही कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी हम देखेंगे कि देखिए अगर मान लीजिए आपसे कुछ ऐसा ही सवाल पूछ लिया जाए, बताओ जरा इसको, एक सेल के नाभिक में कौन से द्रव्य की उपस्थिति होती है? लगाइए आंसर मैम। अच्छा कल मैं सेल डिवीजन करवाऊंगी, कोशिका में विभाजन कैसे होता है, क्या माइटोसिस होता है, क्या मियोसिस होता है। ठीक है, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन, आज तक बहुत बच्चों को डिफरेंस इसमें रहा है, कंफ्यूजन रहा है, उस सभी को हम यहाँ पर दूर करेंगे। बी ऑप्शन लगा रहे हो? ठीक है, बी तो नहीं होगा, लेकिन हाँ यहाँ पर सी जरूर इसका आंसर होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म इसको कहा जाता है। देखो ये कह रहा है नाभिक के अंदर, नाभिक के अंदर द्रव्य, भाई मेरे पास ये सेल है, सेल में द्रव्य जो था उसको मैंने क्या नाम दिया था? साइटोप्लाज्म। लेकिन नाभिक है और नाभिक के अंदर भी द्रव्य है, तो उसको मैं क्या नाम दूंगी? न्यूक्लियोप्लाज्म। इसी के अंदर हमारे डीएनए थे, इसी के अंदर बाकी न्यूक्लियोइड और अलग अलग चीजें उपस्थित थी, तो इसे हम कहते हैं केंद्रक द्रव्य या नाभिक का द्रव्य। प्रोटोप्लाज्म वो भाग होता है जब न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म एक साथ है। अब जब ये दोनों साथ में है ना, तो मैं इसको लिविंग को प्रोटोप्लाज्म कह सकती हूँ। ये एक जीवित द्रव्य जो है वो यहाँ पर होता है, इसी को एक जीवित द्रव्य कहते हैं। ठीक है, और न्यूक्लियोसोम भी आपको इसी के अंदर दिखाई दे जाएगा जब डीएनए की कॉइलिंग होती है, जब डीएनए आपस में जुड़ता है। ठीक है भाई, चलिए अगला सवाल बताइए। अब देखेंगे कितने लोगों ने चीजें ठीक से समझी हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा कोशिकांग एक अणुओं के लिए प्राथमिक पैकेजिंग क्षेत्र के रूप में काम करता है और पूरे सेल में वितरित जो आपकी ट्रांसपोर्टेशन है उसमें मदद करता है? लगाओ भाई। मैम आपका क्लास कर रहे हैं, अच्छा ठीक है एंग्री बर्ड। बाकी देखो अभी अपडेटेड पैटर्न पे अपडेटेड सवालों के साथ चीजें मैं आपको यहाँ करा रही हूँ। 21 दिन 21 मैराथन, जरूर से जुड़ो और अपना फायदा ढूंढो कि भैया आपके लिए बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट अगर मिल रहे हैं ना, छपी छपाई चीजें आपको दी जा रही हैं, एनसीईआरटी में जो दिया है वो एग्जाम्पल्स के साथ, कुछ अलग बुक मत पढ़ना। रेफरेंस के लिए बहुत किताबें हैं, एनसीईआरटी से हटके कुछ और नहीं पढ़ना है। आपका रेलवे पूछेगा तो सीधे एनसीईआरटी की किताब से पूछेगा, कुछ अलग रहेगा तो वो मैं तुम्हें यहाँ अपडेट करा ही दूंगी। ठीक है, सी ऑप्शन आ रहा है गोल्गी काय। अब बताओ भाई बात समझे हो कि नहीं समझे हो, जल्दी से बताओ एक बार, बात समझे हैं कि नहीं समझे हैं?
तो ये कहानी होती है। इसने भी यही बोला है, पैकेजिंग हो रही है और ट्रांसपोर्ट कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो ये सारा काम हमारे गोल्गी का होता है। कैमिलो गोल्गी ने इसकी खोज यहाँ पर करी थी। ठीक है, देखिए जितनी भी आप लोगों के अलग अलग कोशिकांग हैं और जो भी मैंने अभी आपको डिस्क्राइब किया है, ये सारी चीजें आप लोगों की एक टेबल में बना दी गई हैं। ये टेबल वन शॉट में याद कर लेना कि आपकी सेल थ्योरी किसने दी थी, कब दी थी, न्यूक्लियस की खोज किसने दी थी, कब करी थी, माइटोकॉन्ड्रिया रिचर्ड अल्टमान ने 1894 में दिया, टर्म दिया था कार्ल बेंदा ने 1898 में दिया था, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को 1945 में क्लॉड और पोर्टर ने खोज करी, गोल्गी काय को कैमिलो गोल्गी ने इस समय पर खोज करी। तो ये पूरी टेबल है जिसमें एक एक नाम, एक एक खोजकर्ता और ईयर आप लोगों को बताए गए हैं। ये हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में मिल जाएगा आपकी पीडीएफ के अंदर। राइबोसोम है, जॉर्ज पैलेड ने 1955 में खोज करी। फिर वैक्यूल है, काम क्या है, वाटर को, मिनरल्स को स्टोर करता है। ये एक बहुत समरी आपकी बनाई है कि राइबोसोम का काम प्रोटीन सिंथेसिस है। ऐसी प्लास्टिड की ई हैकल ने खोज करी, ये फोटोसिंथेसिस में मदद करता है, रंग देने में भी मदद करता है। अगला हम बात करें डेड सेल और जीवित सेल किसने खोजा था, तो रॉबर्ट हुक और एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ने। तो ये सारी चीजें जो है वो आप लोग एक बार टेबल को रिवाइज करोगे ना, तो आपके सारे कोशिकांग एक बार में अच्छे से रिवीजन यहाँ हो जाएंगे। ईयर याद करना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ लेना, क्योंकि ईयर रेलवे में ज्यादा नहीं पूछता, नाम पूछता है खोजकर्ता का कि किसने करी थी, ये जरूर बताइएगा। ठीक है, तो ये आपके कुछ इस प्रकार से पूरा चैप्टर सेल का हमने आज पढ़ा है। ईमानदारी से बता दो कितने लोगों को पूरी तरीके से चीजें समझ में आ गई। एक थम्स अप का साइन एक बार और भेज देना, और दिल से पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कर देना। एक बात मैं आपको और बता दूं यहाँ पर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि देखिए मैराथन तो आपकी रोज चलेगी ही चलेगी, लेकिन इसके साथ हमारा जो बैच है, जो आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर आप लोग का चल रहा है, इसका प्राइस है 499 का। आज के लिए इसका प्राइस 499 नहीं है, मात्र 399 का है। इसका प्राइस आपका कम कर दिया गया है सिर्फ आज के लिए। जो एप्लीकेशन पर हमारे साथ जुड़ करके सीरियसली तैयारी करना चाहते हैं और चाहते हैं कि मैम मेरा एक भी नंबर जो है ना वो साइंस का कटना नहीं चाहिए, खत्म नहीं होना चाहिए, ये बैच आपका चालू हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है। कोई समस्या लगती है, ऊपर एक हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, इस पे आप संपर्क कर सकते हो, बात कर सकते हो। बाकी कोर्स के अंदर आपको लाइव क्लासेस, प्रैक्टिस शीट्स, पीडीएफ सब कुछ मिलेंगी। 2 साल की इसकी वैलिडिटी रहेगी। कहाँ पर चलेगा, तो आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर ये बैच आप लोगों का चलने वाला है। यानी कि एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना और बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी आप बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में पूरी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की हमारे साथ कर सकते हो। प्राइस मात्र 399 है, जो सिर्फ आज के लिए आपका रहने वाला है। ठीक है, बिल्कुल भाई। तो जिनको चीजें समझ में आई बहुत बढ़िया, मैं पीडीएफ अभी आपके रैंकर्स गुरुकुल टेलीग्राम चैनल पर डलवा दूंगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप सभी लोग वहां से इसको जुड़ सकते हैं। और बाकी एक सवाल मैं आपको यहाँ पर देना चाहूंगी, जो आज आप लोग मुझे बताओगे किसके अंदर भाई, होमवर्क के अंदर। ठीक है, ये रहा। एक क्वेश्चन है कि इनमें से पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा ऑर्गेनेल दोहरी झिल्ली बाध्य है, लाइजोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, नाभिक या अंतः पृथ्वी जालिका। ये आज का आपका होमवर्क क्वेश्चन है, जो आप लोग मुझे आशा है कि देखिए पूरा चैप्टर आपको समझ आया होगा, आपने नोट्स बनाए होंगे। इसी के साथ इस सवाल का आंसर मुझे ऑफलाइन कमेंट करके बता देना कि सही उत्तर इसका क्या होगा। कल मुलाकात करेंगे आप लोगों से एक नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है सेल डिवीजन। सेल तक तो आपने पढ़ लिया, लेकिन अब इस कोशिका में विभाजन कैसे होता है, ये सारी चीजें मैं आप लोग को कल कराऊंगी। एक बार मैं आपको दिखा भी देती हूँ पूरा का पूरा टाइम टेबल। जिन्होंने भी नोट नहीं किया है वो भैया उस टाइम टेबल को क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। ठीक है, देखिए ये आप लोगों का टाइम टेबल रहा कुछ इस प्रकार से। तो कल की क्लास हमारी चलेगी 29 फरवरी सेल डिवीजन की। मिलते हैं आपसे कल सेम टाइम सुबह के 11 बजे। तब तक के लिए अपना सपोर्ट, प्यार यूं ही बनाए रखें और अपने कमेंट सेक्शन में क्लास कैसी लगी है ज़रूर से बताएं। हैव अ वेरी गुड डे, थैंक यू सो मच।